चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यहाँ पे प्रश्न पूछा है, विडो रीमैरिज एक्ट वाज पास्ड इन द ईयर, यानी कि विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा वो आंसर हो जाएगा 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और यहाँ से आपको कई सारे प्रश्न आपको देखने को मिल जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। देखिए बंगाल विभाजन की बात करें तो पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 में होता है, ये बिल्कुल सही है। उस समय बंगाल, कई बार पेपर में पूछा जाता है कि बंगाल विभाजन के समय में वैसरॉय कौन था, तो वो कौन था, करजन था। साल्ट सत्याग्रह की बात करें तो साल्ट सत्याग्रह यानी कि नमक सत्याग्रह, तो नमक सत्याग्रह भी कब हुआ था, तो 1930 में ही हुआ था। वेवल प्लान की बात करें तो वेवल प्लान है 1944 में नहीं, जबकि 1942 में हुआ था वेवल प्लान। तो यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन गलत हो जाएगा, पेपर में कह रहा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगर हम पूना पैक्ट की बात करें तो पूना पैक्ट भी 1932 ईस्वी में हुआ था। अगर लगे हाथ अगर आप ये जानना चाहें तो 1931 में क्या हुआ था, 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ था, यानी गांधी इरविन पैक्ट 1931, और पूना पैक्ट की बात करें तो 1932 बात हो जाएगी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया कि क्रिप्स प्रस्ताव को एक टूटते हुए बैंक पर बाद की तिथि का चेक किसके रूप में किसे वर्णित किया गया है। कहने का मतलब कि किसने ये कहा है कि पोस्ट डेटेड चेक, तो पोस्ट डेटेड चेक महात्मा गांधी ने क्या कहा था, महात्मा गांधी ने कहा था किसको, क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव को महात्मा गांधी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा था। चूंकि उस समय आप सभी जानते हैं क्रिप्स मिशन कब आया था, तो 1942 ईस्वी में, और आप सभी जानते हैं कि उस समय 1939 से लेकर 1945 तक में द्वितीय विश्व वर्ल्ड वॉर हो रहे थे, यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध हो रहे थे, जिसमें कि जो ब्रिटेन भी विश्व युद्ध में लड़ रहा था। तो उस स्थिति में भारत ये कह रहे थे कि हमें आज़ाद कर दो, हमें आज़ाद कर दो, हमें संविधान बनाना है, हमें संविधान बना के दे दो। तो उस स्थिति में जो ब्रिटेन के सरकार थे, ब्रिटेन ने भारत को ये प्रस्ताव रखा, यानी कि क्रिप्स प्रस्ताव रखा कि अभी आप ये करो कि हमारे विश्व युद्ध में आप साथ दो, और जब हम विश्व युद्ध यानी खत्म हो जाएगा तब हम आपको संविधान बना के दे देंगे। तो महात्मा गांधी कहते हैं ये थोड़ी होती है, क्योंकि विश्व युद्ध आप जीत जाओगे फिर हमें आज़ाद नहीं करोगे। इसीलिए इसी बात को लेकर के, यानी इसी प्रस्ताव को लेकर के महात्मा गांधी ने इस प्रस्ताव को क्या बोला था, पोस्ट डेटेड चेक बोला था। दोस्तों देखिए यहाँ आप ये देख सकते हैं बीपीएससी हेडमास्टर में पूछा था, बीपीएससी हेडमास्टर 2022 में पूछा था, और इसके अलावा देखिए बीपीएससी नहीं 44th बीपीएससी प्री में पूछा था 2000 में। आप कितना इंपॉर्टेंट है ये देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप बात करें तो जो अंतरिम सरकार थे, तो अंतरिम सरकार में जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, ये प्रांतीय दल के ये नेता थे, और सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के भी नाम से जाना जाता है। अगर हम जवाहरलाल नेहरू की बात करें तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने जवाहरलाल नेहरू, इसे चाचा नेहरू के नाम से भी बुलाते हैं। और अगर हम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की बात करें तो भारत के पहला शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हुआ करते थे। और इसके अलावा भारत के एक कम उम्र में, यानी कि सबसे कम उम्र में सबसे कांग्रेस का अध्यक्ष संभालने वाला कौन थे, मौलाना अब्दुल कलाम थे, और यही सबसे ज़्यादा बार लंबे समय तक इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष बने रहे। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न पूछा है। अगला प्रश्न करने से पहले मैं बता दूं, अगर आप आई एग्जाम एकेडमी यूट्यूब चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, हाँ अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा। यहाँ से आपको कोई भी आप एग्जाम देंगे, यहाँ से प्रश्न आपको जरूर देखने को मिलेगा, क्योंकि ये बहुत ऑथेंटिक है और यहीं से प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्न पूछा है कि सौर मंडल का सबसे चमकदार ग्रह कौन सा है। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा सौर मंडल का सबसे चमकदार जो ग्रह है, यानी कि शाइनिंग प्लैनेट है, वो कौन सा है, शुक्र है। पेपर में यहाँ पे कई बार ये पूछा जाता है कि शुक्र ग्रह कितने नंबर का ग्रह है। तो आप सभी जानते हैं ये क्या है हमारा, ये है सूरज, ये है सूरज, ये है सूरज। सूरज के बाद कौन सा है, तो बुध है, बुध है, सूरज के बाद बुध है। बुध के बाद अगर बात करें तो ये शुक्र है, सूरज उसके बाद शुक्र है। शुक्र के बाद क्या है, पृथ्वी है, शुक्र के बाद पृथ्वी है। अब पृथ्वी के बाद क्या है, तो मंगल है, पृथ्वी के बाद मंगल है। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे एस्ट्रॉयड बेल्ट है, एस्ट्रॉयड बेल्ट है। उसके बाद ये वाला ग्रह कौन सा है, बृहस्पति है, बृहस्पति है। बृहस्पति के बाद उसके बाद क्या है, तो बृहस्पति के बाद शनि है, फिर अरुण है, उसके बाद वरुण है। तो यहाँ से एक पॉइंट याद रखिएगा, मंगल और बृहस्पति के बीच में एस्ट्रॉयड बेल्ट या फिर क्षुद्र ग्रह पाया जाता है। और इसके अलावा यहाँ पे दूसरा ग्रह है, और कुछ आप यहाँ से समझ सकते हैं, शुक्र ग्रह को ही भोर का तारा और शाम के भी तारा के नाम से जाना जाता है, यानी कि मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार के भी नाम को जाना जाता है। किसको, शुक्र ग्रह को। पेपर में कई बार पूछा जाता है कि ऐसे ग्रह का नाम बताइए जो कि मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार के नाम से जानते हैं, तो वो कौन सा हो जाएगा, शुक्र ग्रह हो जाएगा। ठीक है। इसके अलावा देखिए ये आकार और बनावट की दृष्टिकोण से पृथ्वी के जैसा ही दिखता है, इसलिए इसकी पृथ्वी की भीगनी या फिर पृथ्वी की मासी भी इसको बोला जाता है, शुक्र ग्रह को। ठीक है। अगर हम यहाँ पे बात कर लेते हैं पृथ्वी का, तो पृथ्वी एक ऐसा मात्र ग्रह है जिसपे मानव संभव है, और इसके अलावा किसी भी ग्रह पर मानव जीवन नहीं रहता है।
पृथ्वी के ऊपर सबसे ज्यादा कितना है, 71% भाग जो है सिर्फ पानी है, यानी 71% भाग पर क्या है, पानी है। बाकी 29% भाग पर क्या है, स्थल है, या फिर ये कह सकते हैं स्थल है यानी कि सरफेस है। नेपच्यून की बात करें तो ये सबसे बाह्य ग्रह है, इसको बाह्य या फिर हम ये कह सकते हैं दूर का ग्रह, बाह्य ग्रह या फिर सबसे दूर, सबसे दूरी वाला ग्रह है कौन सी, नेपच्यून है। यूरेनस की बात करें तो यूरेनस और वीनस, वीनस को शुक्र कहते हैं, ये दोनों ऐसे ग्रह हैं जो कि एंटी क्लॉक, मतलब कि सभी के सभी है ना एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं, यानी कि इस तरह से घूमते हैं, सभी के सभी ग्रह कैसे घूमते हैं, इस तरीके से सूरज का चक्कर काटते हैं। लेकिन यूरेनस और वीनस एक ऐसा ग्रह है जो कि उल्टी नहीं घूमती, बल्कि ये क्लॉकवाइज घूमती है, यानी कि घड़ी की इस दिशा की सुई में घुसा है, जिसके कारण कि यूरेनस और वीनस ये दोनों ग्रह पे जो दिन होता है, यानी कि जो सूरज की रोशनी पड़ती है, सूरज पूरब में नहीं उगकर ये पश्चिम में उगता है। बाकी सारे ग्रह पे सूरज कहाँ उगता है, पूरब में। लेकिन यूरेनस और वीनस में सूरज पूरब में नहीं उगता है, पश्चिम में उगता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। पेपर में कई बार यहाँ से पूछा जाता है कि ऐसे ग्रह का नाम बताइए जो कि सूरज पूरब में नहीं उगता है, तो वो हो जाएगा कौन सा, यूरेनस और वीनस। क्यों, क्योंकि यहाँ पे घड़ी के क्लॉकवाइज में घूमता है, बाकी सारे जितने भी प्लैनेट है उसको एंटी क्लॉकवाइज में घूमता है। तो यहाँ पे हमारा सौरमंडल का सबसे चमकदार ग्रह कौन सा हो जाएगा, शुक्र ग्रह हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देख रहे थे। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये हमारा हो गया सूरज, हो गया। सूरज के सबसे नजदीक में कौन सा है, मरकरी है, जिसे हम कहते हैं बुध है। अब बुध के बाद कौन सा हो जाएगा, विनस है, विनस जिसको हम शुक्र कहते हैं। शुक्र के बाद क्या है, पृथ्वी है, उसके पृथ्वी के बाद क्या है, मंगल है। अब मंगल के बाद यहाँ पे क्या है, जुपिटर है, जुपिटर को बृहस्पति ग्रह कहते हैं। और इसके अलावा बृहस्पति के बाद क्या है, सैटर्न है, सैटर्न के बाद क्या है, यूरेनस है, और यूरेनस के बाद क्या है, नेपच्यून है। तो सबसे बाह्य ग्रह नेपच्यून हो गया, और सबसे सूरज से नजदीक में कौन सा हो गया, बुध हो गया। पेपर में यहाँ से कई बार ये पूछा जाता है कि सूरज से सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है, तो बुध ग्रह है। ठीक है, और सबसे दूर ग्रह की बात करें तो नेपच्यून ग्रह। और जो घड़ी की मतलब कि उल्टी दिशा में सारे के ऐसे ऐसे सारे जितने भी प्लैनेट है सूरज के ऐसे ऐसे चक्कर काटता है, ऐसे ऐसे चक्कर काटता है, ऐसे ऐसे चक्कर काटता है। लेकिन वीनस और यूरेनस को छोड़कर, वीनस और यूरेनस ऐसे ऐसे चक्कर काटता है, यानी कि ऐसे चक्कर काटता है, ध्यान रखेंगे। इसके अलावा यहाँ पे चार ग्रह ऐसे हैं, कितने, चार प्लैनेट। यहाँ पे आप ध्यान देंगे ये कि 4 प्लैनेट्स, देयर आर 4 प्लैनेट्स, 4 प्लैनेट जिसमें कि रिंग है, यानी कि इसको छल्ले कहते हैं, वलय है, क्या है, वलय है। वलय का मतलब होता है जिसके चारों तरफ ऐसे धूल मिट करके के छल्ले हैं। तो देखिए कौन कौन से हैं, एक तो यहाँ पे सैटर्न पर है, सैटर्न पे ज्यादा है, इसके अलावा जुपिटर पे भी है, और यहाँ पे यूरेनस पे भी है, और नेपच्यून के है। बाह्य कक्ष में जितने भी 4 प्लैनेट हैं उन सभी के ऊपर क्या है, वलय पाया जाता है, यानी कि रिंग पाया जाता है, छल्ले पाए जाते हैं। पेपर में यहाँ से इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला करने से पहले आपको बता दें कि यहाँ जो भी आपको मैं प्रश्न करा रहा हूँ ये सारे के सारे बीपीएससी के द्वारा पूछा गया है, और सिर्फ बीपीएससी में, बाकी हर किसी एग्जाम में यही प्रश्न पूछे जाते हैं, और इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए ये प्रश्न भी यहाँ पे बिहार के सीडीपीओ में प्राथमिक 2005 में इस परीक्षा में पूछा गया था, और सिर्फ यही नहीं, कोई भी आप सेट मार के देखिएगा, सेट करिएगा तो यहाँ से आपको देखने को जरूर मिलेगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि अगर आप आई एग्जाम यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो कृपया आई एग्जाम अकेडमी को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। देखिए यहाँ पे पहला प्रश्न, यहाँ पे प्रश्न पूछा है कि महात्मा गांधी की दक्षिण अफ्रीका वापसी पर इनमें से किस घटना के कारण उनको प्रसिद्धि मिली थी। देखिए जब ये दक्षिण अमेरिका से सबसे पहले भारत में कब लौटे थे, तो ये 9 जनवरी को लौटे थे। कब लौटे थे, 9 जनवरी 1915 को, 9 जनवरी 1915 को लौटे थे। और उसके बाद लौटने के बाद, इससे पहले भी लौटे थे, जिसमें कि वाइफ वगैरह को ये लेके गए थे सबसे पहले दक्षिण अमेरिका में। ये इनके जो वाइफ है 1993 में, 1915 में तो ये ले गए थे, 1893 ईस्वी में ये लेके गए थे अपने वाइफ वगैरह को, कहाँ, साउथ अफ्रीका। देखिए जब ये महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को साउथ अफ्रीका से भारत लौटे तो एक व्यक्ति हुआ करता था जिसका नाम है गोपाल कृष्ण खोगले। तो ये गोपाल कृष्ण खोगले जो तो महात्मा गांधी के ये पॉलिटिकल लीडर थे। तो उन्होंने महात्मा गांधी को ये बोला कि सबसे पहले आप क्या करें, पूरे भारत का दौरा करें, देखें कि कहाँ पर क्या समस्या है। तो यानी कि 1916 यानी कि पूरे एक साल, 1916 यानी कि एक साल तक इन्होंने पूरे भारत का क्या किया, दौरा किया। दौरा करने के बाद यहीं पर यहाँ पे कानपुर में एक अधिवेशन हो रहा था 1916 में ही, यहाँ पे, जिसमें कि महात्मा गांधी गए थे, और यहीं पर राजकुमार शुक्ल मिले थे, जो कि राजकुमार शुक्ल ने चंपारण आने के लिए प्रेरित किया। और इसके बाद यहीं से ये महात्मा गांधी कहाँ आए, चंपारण, और वहीं से चंपारण का सत्याग्रह किया, जिसके कारण चंपारण का सत्याग्रह कारण के कारण महात्मा गांधी को पूरा क्या मिला, प्रसिद्धि मिला। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, चंपारण सत्याग्रह हो जाएगा। बात आपको पूरी समझ में आ गई होगी। चलिए अब यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से आपको एक एक्स्ट्रा और भी ज्ञान आपको देखने को मिलेगा। देखिए जो यहाँ पे डेट पूछा जाता है कि चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था, तो चंपारण सत्याग्रह हुआ था 1917 में। दांडी यात्रा की बात करें तो ये देखिए दांडी यात्रा 12 मार्च, कब, 12 मार्च 1930 में स्टार्ट हुआ था, और 6 अप्रैल तक चला था, 6 अप्रैल 1930 तक दांडी यात्रा चला था। ठीक है, दांडी यात्रा का यहाँ पे 12 मार्च 1930 से साबरमती आश्रम से दांडी तक जाकर के इन्होंने यात्रा किया था।
अगर यहाँ पे देखिए बारदोली सत्याग्रह की बात करें तो जो बारदोली का सत्याग्रह था ये 1928 में बारदोली का सत्याग्रह था। और इसी बारदोली की सत्याग्रह, अब बारदोली जगह है कहाँ पे है तो याद रखिएगा ये कहाँ है, गुजरात में है। बारदोली कहाँ है तो ये गुजरात में है। और बारदोली की महिलाओं ने ही सरदार जो वल्लभ भाई पटेल है, पहले सर वल्लभ भाई पटेल किस नाम से जाना जाता था, और बारदोली की सत्याग्रह में महिलाओं ने जो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल है उनको सरदार की उपाधि दिया था। ठीक है, यहाँ से कई बार प्रश्न पूछा जाता है। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए ये कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान खुफिया रेडियो किसने प्रारंभ किया था। तो उस समय आप सभी जानते हैं जब ये 9 अगस्त, कब ये 9 अगस्त 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन का शुरुआत हो गया था। तो 9 अगस्त के पहले, यानी कि 9 अगस्त के पहले क्या हुआ था कि वहाँ पे जो कांग्रेस के जो लीडर्स हैं इन्होंने क्या किया, एक मीटिंग बुलाया था। कहाँ पर, मुंबई में मीटिंग बनाया था और वहीं पे प्रस्ताव पास किया कि भारत छोड़ो आंदोलन किया जाए। लेकिन जैसे ही अंग्रेजों को पता चला, सभी को 0 आवर के तहत सभी को क्या किया, कैद कर दिया, यानी कि जेल कर लिया। तो जेल कर लिया तो इस भारत छोड़ो आंदोलन को नेतृत्व कौन करेगा, तो नेतृत्व करने वाला कोई रहा ही नहीं। तो इसलिए क्या है कि लोग फिर यहाँ पे एक व्यक्ति होता था पीटी उषा, उसका नाम था उषा मेहता। क्या था, उषा मेहता। इन्होंने खुफिया रेडियो प्रारंभ किया जिससे कि ये अपने घर से या फिर मतलब कि छुप छुप कर ये रेडियो से प्रसारण करते थे लोगों को जोड़ने के लिए। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, उषा मेहता हो जाएगा। ठीक है, अगर हम एनी बेसेंट की बात करें तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। एनी बेसेंट की बात करें तो ये INC, यानी कि INC का मतलब होता है इंडियन नेशनल कांग्रेस का ये पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। एनी बेसेंट भारतीय नेशनल कांग्रेस का प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी कांग्रेस का। कब, तो 1917 में। कब, 1917 में। कहाँ पर, तो ये कलकत्ता में। 1917 में अधिवेशन हो रहा था कलकत्ता में और वहीं पर भारत ये पहली महिला एनी बेसेंट बनी थी किसकी, INC यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की। चलिए अगर हम बात करें सुचेता कृपलानी की तो भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी। भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री की बात करें तो ये सुचेता कृपलानी हो जाएगा। और अगर हम भारत की पहले राज्यपाल की बात करें तो सरोजिनी नायडू हो जाएगी। और सरोजिनी नायडू ही 1954 में भारत की पहली 1925 में भारत की पहली महिला इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। तो ये सारे पॉइंट आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये एक प्रश्न में आपको कितने सारे मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ, इसलिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हाँ, और आपको यहाँ से बहुत भर के क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आर्कटिक क्षेत्र एवं अंटार्कटिक, देखिए यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं आर्टिक। क्या लिखा है, आर्टिक, और ये लिखा है अंटार्कटिक। महाद्वीप किसके निकट स्थित है। सबसे पहले हम ये बना लेते हैं अर्थ। यहाँ पे जैसे आप यहाँ पे हमने देख लिया, क्या बना लिया, अर्थ। जैसे आप अर्थ बनाए तो ये ऊपर वाला भाग को क्या कहते हैं, नॉर्थ कहते हैं, और नीचे वाला भाग को कहते हैं साउथ। तो यहाँ पर अगर आप इस वाले पॉइंट पे देखेंगे तो इसको ऊपर वाला को कहते हैं आर्कटिक। क्या बोलते हैं, इसको क्या कहते हैं, आर्कटिक। आर्कटिक इसको बोलते हैं आर्कटिक। और अगर नीचे वाला भाग की बात करें तो ये होता है अंटार्कटिक। क्या है, अंटार्कटिका। अंटार्कटिका यानी कि नीचे ये साउथ में यानी कि दक्षिण में अंटार्कटिका है, नॉर्थ यानी कि उत्तर में क्या है, आर्कटिक है। तो आप यहाँ पे देखिए तो निकट है, कहाँ पे, अमेजन बेसिन में है, सहारा रेगिस्तान में है, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव पर है। तो यहाँ पे देखिए उत्तरी, तो उत्तरी पे क्या है, आर्कटिक है उत्तरी में। दक्षिणी में क्या है, अंटार्कटिक। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। दोस्तों आई एग्जाम एकेडमी यूट्यूब चैनल पर अगर आप नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और हाँ अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा अगर आप चाहते हैं इस तरीके रोज सेशन लेकर आए तो। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे पूछा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया था। आप सभी जानते हैं कि सविनय अवज्ञा का जो आंदोलन क्या था, तो इससे पहले निर्णय लिया होगा। कोई भी काम करते हैं तो सबसे पहले प्लानिंग करते हैं, फिर उसका ये बजट तैयार करते हैं, फिर मीटिंग करते हैं, उसके बाद हम कोई काम को अंजाम देते हैं। तो वही कह रहे हैं कि सविनय अवज्ञा जब हुआ था तो इसका सबसे पहले निर्णय कब लिया गया था, यानी कि प्रारंभ कब किया गया था। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले बात करते हैं सविनय अवज्ञा हुआ था कब। तो सविनय अवज्ञा की बात करें तो सविनय अवज्ञा हुआ था 1930 में। जब ये 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था तो साफ जाहिर है कि इससे पहले क्या हुआ होगा, आंदोलन की प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया होगा। तो इससे पहले की बात करें तो इससे पहले 1930 से पहले क्या था, 1929। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लाहौर का अधिवेशन। एक बात और ध्यान रखिएगा, लाहौर में जो अधिवेशन हुआ था यहीं पर सबसे पहले स्वराज की स्थापना किया गया था और स्वराज शब्द का उपयोग किया गया था। इसके अलावा यहीं पर पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में भी मनाया था और स्वतंत्रता दिवस के रूप में यहीं पर डिसीजन लिया गया था। तो स्वतंत्रता दिवस के रूप में हम 26 जनवरी को मनाएंगे। 26 जनवरी को हम मनाएंगे क्या, स्वतंत्रता दिवस। यही लाहौर के अधिवेशन में डिसीजन लिया गया था। ठीक है, दिसंबर में डिसीजन लिया गया था और 26 जनवरी को 1930 में पहली बार स्वतंत्रता दिवस रूप में मनाया गया था जनवरी को।
चलिए, तो यहाँ पे पेपर में क्या पूछा जाता है कि लाहौर का जो अधिवेशन 1929 में हुआ था, इसका अध्यक्षता किसने किया था? तो हो जाएगा पंडित, कौन किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू, जेएल नेहरू, जेएल नेहरू। इन्होंने किया था क्या? लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता। ठीक है, 1929 में। अगर यही तो ऑप्शन हमारा कौन जाएगा? लाहौर का अधिवेशन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ठीक, अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए क्या है? 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना किसने किया था? ठीक है, यहाँ पे आपको मैंने अगर आपने पिछले वाले क्लास का आपने वीडियो देखा होगा तो आपको मैंने वहाँ पे आपको ये कराया था कि 1931 ईस्वी में क्या किया था? बिहार प्रांतीय किसान सभा का, बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन किया गया था 1931 ईस्वी में। उसी को बाद में उसका नाम चेंज करके एक नया पार्टी का भी गठन किया गया था, जो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का। कौन किया था? तो वहाँ पे सबसे मैंने जैसे बताया था कौन किया था? जेपी नारायण किया था। तो जेपी नारायण, यहाँ पे भी जेपी नारायण है, लेकिन जेपी नारायण मतलब कि जयप्रकाश नारायण, जेपी मीन्स जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव, इनके दोनों के द्वारा कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना किया गया था। कब किया था? 1934 में। अभी देखिए हाल में इस प्रश्न को यहाँ पे पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ इस पॉइंट को याद रखेगा। इसके अलावा जयप्रकाश नारायण ने एक आंदोलन भी चलाया था इंदिरा गांधी के खिलाफ में, जिसको जेपी आंदोलन के नाम से जाना जाता है। अगर हम यहाँ पे बात करें तो देखिए यहाँ पे ये महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जवाहरलाल नेहरू और विनोबा भावे। अगर हम प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही की बात करें तो विनोबा भावे पहला व्यक्तिगत सत्याग्रही थे, और अगर दूसरे की बात करें तो जवाहरलाल नेहरू थे सत्याग्रही प्रथम। अगला प्रश्न करने से पहले मैं बता दूं, अगर आप आई एग्जाम एकेडमी यूट्यूब चैनल पर अगर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, और हाँ अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए, ये है कि निम्नलिखित में से किस महासागर में सुंडा खाई स्थित है? देखिए आपने सुंडा खाई के नाम से पहले आपने ये सुना होगा मरियाना ट्रंच, जिसे मरियाना गर्त के नाम से। तो आप सभी जानते हैं मरियाना गर्त प्रशांत महासागर में एक ऐसा गर्त है जहां पर करीब करीब 11,022 मीटर सबसे गहरा है, यानी कि धरती पर सबसे गहरा पॉइंट किसको बोलते हैं? मरियाना ट्रंच को ही बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए प्रश्न पूछा कि निम्नलिखित में से किस महासागर में सुंडा खाई स्थित है? तो जो सुंडा खाई स्थित है वो हो जाएगा हमारा हिंद महासागर में। हिंद महासागर में सुंडा खाई स्थित है। ठीक है, और इसके अलावा हम बात करें तो यहाँ पे कितने हैं महासागर कितने हैं? तो आप इस तरीके से याद करते हैं, पैसा, PAISA, पैसा। कितने हैं? 3 2 5 हैं। पैसिफिक ओशियन है, उसके बाद अटलांटिक ओशियन है, इंडियन ओशियन है, और उसके बाद सौदर्न है, और ये आर्कटिक ओशियन है। ये कितने हैं? 5 है। तो सबसे बड़ा कौन सा है? पैसिफिक ओशियन से प्रशांत महासागर कहते हैं। तो यहाँ पे प्रशांत महासागर सबसे बड़ा है। और अटलांटिक महासागर की बात करें तो यह सबसे व्यस्तम महासागर है, अटलांटिक महासागर। पेपर में यह पूछा जाता है कि सबसे व्यस्त महासागर कौन सा है? तो अटलांटिक महासागर है। और इसके अलावा व्यापारिक की दृष्टि से भी इसे सबसे व्यस्त अटलांटिक महासागर को बोला जाता है, क्योंकि इसका वहां से जो अटलांटिक महासागर है वहीं से एक रास्ता गुजरता है जो कि पूरा विश्व के यहीं से आवागमन होता है, इसलिए अटलांटिक महासागर को सबसे व्यस्त महासागर बोला जाता है। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे इस मैप के द्वारा आप यहाँ देख सकते हैं, ये अपना यहाँ पे भारत है, और ये सुंडा ट्रंच को ही बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ये क्या सुंडा ट्रंच को ही क्या बोलते हैं? जावा ट्रंच। सुंडा ट्रंच और जावा ट्रंच एक ही का नाम है। तो आप यहाँ ध्यान सकते हैं, ये हमारा कौन सा है? एशिया है, और एशिया में हमारा यहाँ पे भारत है, और ये वाला हमारा ये पूरा ये इंडियन ओशियन है, और यहाँ से ये वाला है अटलांटिक ओशियन। हमेशा याद रखिएगा, पेपर में ये कई बार पूछ दिया जाता है कि ऐसे ओशियन का नाम बताइए जो एस आकार का है। तो देखिए ये वाला जो ओशियन है वो किस आकार का है? तो एस आकार का है। तो अटलांटिक ओशियन भी हमारा किस आकार का है? एस आकार का है। ये वाला पार्ट जो आप देख पा रहे हैं ये है अफ्रीका, ये है अफ्रीका। अफ्रीका की याद रखिएगा, यहाँ से एक ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, और यहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और यहाँ बीच में यहाँ से गुजरता है कौन सी? यहाँ से भूमध्य रेखा गुजरती है, यहाँ से ये भूमध्य रेखा। ठीक है, और यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यहीं पे याद रखिएगा अफ्रीका के बारे में। ये अफ्रीका की जो बीचों बीच में लाइन ये गुजर रही है, इसको कहते हैं ट्रॉपिक इक्वेटर यानी कि विषुवत रेखा या विषुव, और इसके ऊपर यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है जिसको कहते हैं कर्क रेखा, जो कि यहीं से भारत से होकर गुजरती है। नीचे वाला पर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, जो कि ये कर्क रेखा है। ठीक है, मकर रेखा, ये मकर रेखा है, ये कर्क रेखा है, और ये भूमध्य रेखा है। तो पेपर में यहाँ से ये पूछा जाता है कि एक ऐसे महाद्वीप का नाम बताइए जो कि तीनों ही रेखाएं यानी कि कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा गुजरती है, तो हो जाएगा अफ्रीका। ठीक है, ये पॉइंट यहाँ पे आप याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ये बताना है कि कौन सा सुमेलित सही नहीं है। चौरी चौरा कांड, देखिए चौरी चौरा यहाँ पे 1920 दिया है, तो चौरी चौरा 1920 तो है ही नहीं, तो 1920 नहीं है, चौरी चौरा तो कौन सा है? 1922 है। चौरी चौरा कब हुआ था? तो 1922 में हुआ था। ठीक है, अगर आपसे डेट पूछ ले तो डेट की बात करें तो 5 फरवरी, कब? 5 फरवरी
5 फरवरी 1922 को क्या हुआ था, चौरी चौरा हत्याकांड हुआ था। तो यानी कि सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर हमारा यही सुमेलित नहीं है, बाकी सारे सही है। गांधी जी की दांडी यात्रा की बात करें तो 1930 में, अभी मैंने आपको बताया ये वाला सही है। गांधी इरविन समझौता 1931, ये भी सही है। पूना पैक्ट की बात करें तो पूना पैक्ट 1931 नहीं है, क्या है 1932, जो अभी हमने जाना है। तो यहाँ पे दो गलत है, एक ये और यहाँ डी, तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, ई हो जाएगा। देखिए अभी बीपीएससी ने इस प्रश्न को पूछा है, बीपीएससी ऑडिटर में प्री में 2021 में इसको पूछा, इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए आगे करते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पे देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ पारित हुआ था। तो देखिए अभी मैंने शुरू में आपको यहाँ पे बताया कि भारत छोड़ो आंदोलन, सबसे पहले ये देख लेते हैं, मैंने बताया आपको कि भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, तो 9 अगस्त 1942 में, 9 अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। और आंदोलन होने से पहले, भारत छोड़ो आंदोलन होने से पहले एक मीटिंग, यानी कि एक सेशन नहीं हुआ था, एक मीटिंग बुलाया गया था, कहाँ पे, मुंबई में, और वहीं पर प्रस्ताव रखा गया कि भारत छोड़ो आंदोलन कराया जाए, यानी कि अंग्रेजों को ये बोला जाए कि भारत छोड़ो अंग्रेजों। तो कहाँ हो जाएगा आंसर, मुंबई में हो जाएगा। चलिए ठीक, चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है, स्वेज नहर जोड़ती है, जो स्वेज नहर है तो किसे जोड़ती है, तो जो स्वेज नहर है ये भूमध्य सागर को और लाल सागर को जोड़ती है, स्वेज नहर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, अभी यहाँ पे हाल फिलहाल में इसी नहर के किनारे यहीं पर क्या है, अभी जो ये गाजा पट्टी और ये जो अभी इजराइल और हमास का युद्ध चल रहा है, तो यहीं पर है, इसलिए फेमस हो जाता है। तो यहाँ से ये प्रश्न पूछा जा सकता है, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। दोस्तों अगर आप आई एग्जाम एकेडमी यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, हाँ अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा अगर आप चाहते हैं इस तरीके से रेगुलर सेशन देखना। अगला यहाँ पे देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और ये प्रश्न हर किसी एग्जाम में पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है कि यहाँ पे प्रश्न है कि सीमांत गांधी के नाम से कौन जाने जाते हैं। सीमांत गांधी के नाम से किसे बोलते हैं, तो खान अब्दुल गफार खां, ठीक है, अब्दुल गफार खां को सीमांत गांधी के नाम से जानते हैं। और ये भारत रत्न पर, यहाँ पे एक पॉइंट और याद रखिएगा कि भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले विदेशी नागरिक भी खान अब्दुल गफार खां है और इन्हें सीमांत गांधी के नाम से जानते हैं। और इसके अलावा इन्होंने लाल कुर्ती के भी नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये लाल कुर्ती एक इन्होंने संगठन बताया था जिसकी लाल ड्रेस हुआ करता था, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, लाल कुर्ती टाल, इसको अब्दुल गफार खां। आप सभी जानते हैं कि जो मोहम्मद अली जिन्ना है, जिस तरह से हमारे भारत में ये महात्मा गांधी का मित्र हुआ करते थे और बाद में ये उन्होंने अपना मुस्लिम का लीडर बन गए और जिसके कारण ये अभी इनको पाकिस्तान के पिता के नाम से जाना जाता है, मोहम्मद अली जिन्ना को। अबुल कलाम आज़ाद के बारे में अभी मैंने आपको बताया कि अबुल कलाम आज़ाद ये भारत के पहले शिक्षा मंत्री हुआ करते थे, अबुल कलाम आज़ाद। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, भारतीयों ने साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया। साइमन कमीशन बहिष्कार करने से पहले आप ये जान लेते हैं कि आखिर साइमन कमीशन बना कब था। तो आप जानते हैं सभी कि साइमन कमीशन का जो स्थापना हुआ था कब हुआ था, तो साइमन कमीशन का जो स्थापना हुआ था ये 1927 में। साइमन कमीशन कब बना, तो 1927 में बना। लेकिन भारत कब आया, अगर आपसे ये पूछ ले तो भारत साइमन कमीशन कब आया, तो 1928 में भारत आया। अब यहाँ पेपर में आता है कि आखिर ये साइमन कमीशन बनाए हैं क्यों था। तो देखिए अंग्रेज ये नहीं चाहते थे कि भारत को क्या करें, आज़ाद करें, और भारत को बिल्कुल ये चाहते थे कि भारत के ऊपर हम शासन करें और भारत के ऊपर हम पूरी तरीके से अपना कंट्रोल रखें। और इसी के कारण से, लेकिन भारत में क्या था, बहुत विरोध प्रदर्शन हो रहा था। तो जिसके कारण से भारत में जब विरोध प्रदर्शन हो रहा था तो अंग्रेजों को समझ में आ गया है अगर इसके ऊपर राजनीति करना है, अगर इसके ऊपर हमें मतलब कि लंबे समय तक अगर शासन करना है तो हमें कुछ करना पड़ेगा। और इसीलिए उन्होंने साइमन कमीशन बना दिया और उन्होंने ये बताया कि साइमन कमीशन हमने आपकी भलाई के लिए, यानी कि भारत की भलाई के लिए हमने बनाया है, ताकि हम ये सर्वे करेंगे इंडिया को, यानी कि भारत में देखेंगे कहाँ पे किस चीज़ की जरूरत है और किस तरीके से क्या चीज़ किया जाए, यानी कि भारत को लोगों को किस तरीके की क्या जरूरत है, उस जरूरत को पूरा करने के लिए साइमन कमीशन को बनाया था। लेकिन जिस व्यक्ति की जरूरत के लिए साइमन कमीशन को बनाया था वहीं के, यानी कि भारत के लिए उन्होंने साइमन कमीशन को बनाया था, लेकिन भारत का कोई भी व्यक्ति साइमन कमीशन का सदस्य नहीं था। तो उन्हें क्या पता चलेगा कि भारत के लोगों को क्या जरूरत है, क्या जरूरत नहीं है, जिसके कारण से लाला लाजपत राय ने और बाकी अन्य नेताओं ने साइमन कमीशन का विरोध किया और साइमन कमीशन गो बैक के नारे लगाए। तो आप यहाँ पे समझ चुके होंगे। ठीक, चलिए तो आप यहाँ पे आंसर बताइए कि कौन सा होगा। क्या कोई इसका उद्देश्य भारतीय समस्याओं को सुलझाने का नहीं था, नहीं था का मतलब नहीं, तो वहां तो पूरा कि क्या था, क्योंकि इसका उद्देश्य हिंदू मुसलमानों से फूट, ये भी नहीं था, क्योंकि इसके सभी सदस्य अंग्रेज थे और इसमें से भारतीयों का प्रतिनिधित्व कोई नहीं था। जब भी अभी मैंने आपको बताया इसमें सभी के सभी क्या थे, अंग्रेज थे, लेकिन भारत का कोई भी प्रतिनिधित्व नहीं था, जिसके कारण क्या हुआ, यहाँ से लोगों ने साइमन कमीशन को गो बैक किनारे ले गए और साइमन कमीशन वापस जाओ। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हैं इसको कहाँ पे पूछा है, बीपीएससी सांख्यिकी अधिकारी प्री में इसको परीक्षा को 2016 में यहाँ से पूछा था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान के संशोधन का प्रस्ताव लाया जा सकता है।
सबसे पहले ये बताइए कि भारत का जो संशोधन होता है यानी कि ये कौन से आर्टिकल के तहत होता है? तो आप सभी जानते हैं जो भारत का संविधान संशोधन होता है आर्टिकल कौन सा है? तो आर्टिकल है 368। कौन सा आर्टिकल है? 368। आर्टिकल 368 के तहत भारत का संविधान में संशोधन किया जाता है। पेपर में ये पूछा जाता है कि ये आर्टिकल संविधान संशोधन जो का आर्टिकल है यानी कि अनुच्छेद है ये कहाँ से लिया गया है? तो जो संविधान संशोधन का ये है आर्टिकल है ये अनुच्छेद कहाँ से लिया गया है? तो संविधान संशोधन लिया गया है साउथ अफ्रीका से। कहाँ से? साउथ अफ्रीका, अमेरिका नहीं है, अफ्रीका है, साउथ अफ्रीका, याद रखिएगा। आर्टिकल पूछे तो 368 है और संविधान संशोधन का पूछे कहाँ से लिया गया संविधान संशोधन, तो ये साउथ अफ्रीका से लिया गया है। तो अब यहाँ पे देखिए भारतीय संविधान के संशोधन का प्रस्ताव लाया जा सकता है। तो यहाँ पे देखिए जो संविधान संशोधन का प्रस्ताव है सिर्फ और सिर्फ संसद में ही लाया जा सकता है, इसके अलावा कहीं पे भी संविधान संशोधन का प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता है, सिर्फ और सिर्फ कहाँ? संसद में है। और संसद की बात करें तो संसद में यहाँ पे 3 लोग शामिल होते हैं। कौन कौन से? एक तो होते हैं लोकसभा, एक होता है लोकसभा, एक होता है राज्यसभा और एक होता है प्रेसिडेंट। ये इन तीनों मिलकर यानी कि ये तीनों मिलकर ही संसद बनाते हैं। पेपर में कई बार ये पूछा जाता है कि संसद के कितने अंग हैं? तो 3 अंग हैं, लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट, ये तीनों मिलकर संसद बनता है। आई होप आप समझ गए। देखिए यहाँ पे प्रश्न ये वाला प्रश्न कहाँ पूछा था? तो बीपीएससी मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर 2022 में इस प्रश्न को पूछा था। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे पूछा ये कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो वर्ष 1919 में महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया था। 1919 में महात्मा गांधी को गिरफ्तार किया ही नहीं था, बल्कि 1919 में 1920 में नहीं 1919 में महात्मा गांधी को पहली बार गिरफ्तार किया गया था। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे तो करेक्ट सही नहीं है, तो सही यही नहीं है। बाकी अगला और देख लेते हैं। अगला यहाँ पे देखिए चौरी चौरा कांड के कारण गांधी जी असहयोग आंदोलन के हाथ खींच लिया गया था। तो चौरी चौरा देखिए असहयोग आंदोलन कब शुरुआत किया था? 1920 में। असहयोग आंदोलन 1920 में असहयोग आंदोलन चलाया था। जबकि 1922 में क्या हुआ था? 1922 ईस्वी में 5 फरवरी को 1922 में उत्तर प्रदेश में देवरिया जिला में एक जगह है जिसका नाम है चौरा चौरी। वहीं पे क्या हुआ था? पुलिस वालों के ऊपर यानी कि पुलिस चौकी में आग लगा दिया गया था और जिसके कारण कई सारे लोग यानी कि कई सारे पुलिस वाले भी जल गए थे, जिसके कारण महात्मा गांधी ने इसी से आहत होकर के असहयोग आंदोलन को क्या कर लिया? वापिस कर लिया गया। तो ये वाला तो बात सही है। गांधी जी ने अपना पहला प्रमुख सार्वजनिक भाषण बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में दिया था। जी हाँ, महात्मा गांधी आप जैसे मैं अभी आपको बताया कि महात्मा गांधी 9 जनवरी कब? 9 जनवरी 1915 ईस्वी में भारत आए। कहाँ से? साउथ अफ्रीका से। और इसीलिए 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाते हैं। और उसके अलावा ये कहाँ से मिले? तो गोपाल कृष्ण गोखले से मिले। और गोपाल कृष्ण गोखले कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले जो कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु हुआ करते थे। और इन्होंने ये बोला कि अगर आपको भारत की समस्याओं को देखना है तो सबसे पहले भारत के लोगों यानी कि भारत का दौरा करो, जिससे आपको पता चलेगा कहाँ पर क्या समस्या है। जब वो दौरा कर रहे थे तो उसी समय 1916 ईस्वी में BHU यानी कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का उद्घाटन हो रहा था और वहीं पर इन्होंने सबसे पहले अपना प्रमुख सार्वजनिक भाषण बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में दिया था। कब? 1916 ईस्वी में। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये पहला ही हो जाएगा, क्योंकि पहला 1921 में महात्मा गांधी को गिरफ्तार नहीं किया था। दोस्तों अगर आप आई एग्जाम एकेडमी यूट्यूब चैनल पर अगर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हाँ, अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर करिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए क्या है कि 20 फरवरी 1947 को प्रधानमंत्री एटली ने देखिए जब वो भारत आज़ादी मिला था, भारत को आज़ादी कब मिला? 15 अगस्त 1947 को। तो उस समय पेपर में ये पूछा जाता है कि जब यहाँ पे एक प्रश्न और बन सकता है कि भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो वहाँ पे जो था वो क्लेमेंट एटली था या क्लेमेंट एटली था। ठीक है, भारत ने ब्रिटिश शासन को कब तक वापस लेने की घोषणा की थी? तो उस समय जो वहाँ के प्रधानमंत्री हुआ करता प्रधानमंत्री एटली यानी कि क्लीमेंट एटली, उन्होंने बोला था कि ये कि भैया ऐसा है कि भारत है ना, तुमको कुछ भी हो जाए हम जून 1948 तक हम भारत को क्या कर देंगे? स्वतंत्र कर देंगे। हम आपको सब राजपाट सौंप देंगे, हमें कोई लेना देना नहीं है भारत से। लेकिन वस्तुतः ऐसा हुआ कि अगस्त में ही भारत को उन्होंने आज़ाद कर दिया गया। इसके अलावा याद रखिएगा प्रधानमंत्री एटली ने ये घोषणा किया था कि जो भारत का पड़ोसी श्रीलंका है नीचे में यानी कि दक्षिण में नॉर्थ साउथ में जो श्रीलंका है, श्रीलंका को भी जून 1948 में क्या कर दिया? स्वतंत्र कर दिया गया। तो यहाँ पे कई बार ये तो दोनों को यहाँ पर जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे यानी कि क्लाइमेट एटली, उन्होंने ये घोषणा किया कुछ भी हो जाए जून 1948 में भारत को भी कर देंगे और श्रीलंका को भी कर देंगे। लेकिन भारत को सबसे पहले यानी कि अगस्त 1947 में ही आज़ाद कर दिया गया और जो श्रीलंका है उसको 1948 में किया। तो कई बार यहाँ से प्रश्न पेपर में बन जाता है। और बीपीएससी ने अभी जो बीपीएससी शिक्षक भर्ती फीमेल का हुआ था वहाँ पर यही पूछा था क्या कि जो श्रीलंका है, श्रीलंका को आज़ादी कब मिली थी? तो आंसर क्या हो जाता है श्रीलंका वाला? 1948। ठीक है, यहाँ पे आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। चलिए अगला प्रश्न कर लेते हैं। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा 1946 में भारत भेजे गए कैबिनेट मिशन का एक सदस्य नहीं था?
देखिए भारत जो वहाँ पे जो ब्रिटेन से है यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट है, उन्होंने भारत में 3 सदस्यीय एक कैबिनेट मिशन भेजा। कब भेजा? यहाँ पे एक प्रश्न और भी बन सकता है, कब भेजा? तो 1946 में। याद रखिएगा कैबिनेट मिशन को भारत में 1946 में भेजा, लेकिन अगर क्रिप्स मिशन की बात करें तो क्रिप्स मिशन को भारत में कब भेजा? तो 1942 में। 1942 में भारत में क्रिप्स मिशन आता है और 1946 में कैबिनेट मिशन आता है। कैबिनेट मिशन में 3 लोगों को ब्रिटेन वाले ने ब्रिटिश भेजे, जो कि ब्रिटेन के टॉप कमांडर और बाकी सारे सचिव वगैरह हुआ करते थे वहाँ का, उनको उन्होंने भेजा कैबिनेट मिशन। क्या बोला कि जाओ तुम भारत का सर्वे करो, देखो क्या उनको किस तरीके से संविधान सभा यानी कि संविधान सभा बनाना चाहिए और कैसे किस तरीके से अध्ययन करने के लिए उन्होंने कैबिनेट मिशन प्लान को भारत में भेजा। तो वही पूछा कि किस किस को भेजा था और किसको नहीं भेजा था। तो देखिए 3 लोगों को भेजा था। किसको? सर स्टेफोर्ड क्रिप्स को भेजा था। तो यहाँ पे एक तो इसको भेजा था, एवी अलेक्जेंडर इसको भी भेजा था और लॉर्ड पेर्थिंग लॉरेंस इसको भेजा था। यानी इन 3 लोगों को भेजा था। पेपर में कह रहे थे कौन नहीं भेजा, यानी किसे नहीं भेजा या कौन सदस्य नहीं था, तो यहाँ पे ये रैमजे मैकडोनाल्ड नहीं था, तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, बाकी ये चारों के ऑप्शन हो जाएगा। इस प्रश्न को देखिए कितनी बार पूछा है, 67वें में, 63वें में, बीपीएससी सांख्यिकी अधिकारी प्री में, इसके अलावा सीजल में भी इसको कई बार पूछा है, रेलवे में भी पूछा है, बैंक में भी एक प्रश्न पूछा है और एक IARI का भी एक पेपर हुआ था असिस्टेंट को, वहां का भी इस प्रश्न को पूछा था। इसलिए प्रश्न देखिए कितना महत्वपूर्ण हो जाता है। इसलिए दोस्तों ये बहुत बढ़िया और जेन्युइन कंटेंट है आपके लिए। और अगर आप इसी तरह से अगर आप सेशन को रोज देखना चाहते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है और अपने दोस्तों को भी शेयर करने का। अगर आप मोटिवेट करेंगे और अगर आप शेयर करेंगे तो हमें मालूम चलेगा और इसके बाद में आपको रेगुलर इस तरीके से मैं आपको कराता रहूँ। चलिए अगला यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य संघ राज्य क्षेत्र में डोगरी भाषा बोली जाती है? देखिए डोगरी भाषा की बात करें तो यहाँ पे देखिए डोगरी भाषा की बात करें तो ये हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर की बात यहाँ पे जब आता है तो जम्मू और कश्मीर सबसे पहले क्या होता था, हुआ करता था कब? 31 अक्टूबर। देखिए 31 अक्टूबर 31 अक्टूबर 2019। अगर हम बात करें 31 अक्टूबर कब की, 31 अक्टूबर 2019 से पहले की बात करें तो जम्मू एंड कश्मीर एक राज्य हुआ करता था, लेकिन धारा 370 में संशोधन करते हुए 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू और कश्मीर 2 केंद्र शासित प्रदेश के रूप में बना दिया गया और यहीं का जो भाषा है कौन से है? डोगरी है, यहाँ पर बोली जाती है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि 73वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत पंचायती राज व्यवस्था में चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम कितनी आयु आवश्यक है? तो सबसे पहले यहाँ पे तो बहुत महत्वपूर्ण है और ये वाला कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो ये पंचायती राज से संबंधित है। पहला प्रश्न तो यहाँ पे 1 नंबर आपका ये पक्का हो गया। दूसरा, 73वां संविधान संशोधन कब पारित हुआ? तो ये 1992 एक्ट के तहत इसको पारित हुआ। कब? 1992 अधिनियम। अच्छा, लागू कब हुआ? तो ये 24 अप्रैल को लागू हुआ। कब? 24 अप्रैल को। 24 अप्रैल कब? 1993 ईस्वी में। पंचायती राज सबसे पहले 24 अप्रैल 1993 ईस्वी में लागू किया। यही कारण है कि पंचायती राज दिवस कब मनाते हैं? तो 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के रूप में हम मनाते हैं। कितना उम्र होना चाहिए? तो कम से कम 21 साल होना चाहिए। और अगर हम वोटिंग की बात करें तो वोटिंग आपका जो राइट है वहाँ पे वोटिंग के लिए है 18 वर्ष है। और अगर आपको पंचायत का चुनाव लड़ना है तो आपका उम्र कितना होना चाहिए? 21 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, और इसके अलावा अगर आपको लोकसभा का चुनाव लड़ना है तो आपको 25 वर्ष होना चाहिए, लेकिन आपको राज्यसभा का चुनाव लड़ना है तो वहां पे 35 वर्ष होना चाहिए। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, राज्यसभा का 6 वर्ष का होता है, जिसमें कि प्रत्येक 2 साल में 1/3 सदस्य क्या होते हैं? रिटायर होते हैं, प्रत्येक एवरी 2 साल में। तो दोस्तों ये कुल मिला के ये कुल प्रश्न थे। अगर आप चाहते हैं कि रोज इसी तरीके से इंपॉर्टेंट और पूरे एकदम सभी प्रश्नों का एकदम निचोड़ और एकदम पोस्टमार्टम कर दिया जाए तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना है और हमें सपोर्ट करना है। और आप अगर जितना शेयर करेंगे और आप अपने दोस्तों को शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, तो जरूर मैं रोज आपके लिए एक नहीं दो आवीडियो आपके लिए लेकर आऊंगा और इस तरीके से आपका यहाँ से जरूर क्वेश्चन, आप कोई भी एग्जाम दीजिएगा देखिएगा आपको जरूर यहाँ से प्रथम शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र चालू किया गया था। तो आंसर यहाँ होगा असम, जो कि आंसर में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर जो हमारा होगा यहाँ पे ई हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं जो कि यहाँ पे पूछा था कि बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी जिसका मुख्यालय पटना में है का गठन किस वर्ष हुआ था? तो ये आंसर हो जाएगा हमारा 1908 ईस्वी में किया गया था। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा था ये कि बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किन्होंने किया था? तो आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण ने। पूछेगा कहाँ पे किया गया था, कब किया गया था? तो 1931 में किया गया था। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं जो कि अभी हाल ही में पूछा था। यहाँ पे अगला प्रश्न ये पूछा था, नव भारत का पैगंबर कौन कहलाता है? तो स्वामी विवेकानंद जी ने अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस जी के लिए कहा था, जो कि यहाँ पे आंसर नहीं है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा।
अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न ये पूछा था कि 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी? तो आंसर हो जाएगा किसने? सचिंद्र सन्याल ने। कहां पर? 1913 में पटना में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे ये पूछा गया था कि गदर पार्टी की स्थापना कहां पर हुई थी? तो कहां पे हुई थी? तो सैन फ्रांसिस्को में हुई थी, और सैन फ्रांसिस्को कहां है? तो अमेरिका राज्य में है, यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में है। अगला प्रश्न यहाँ पे एक प्रश्न याद रखिएगा क्या कि सोहन सिंह भाकना मैन था और दादा हरदयाल, इन दोनों ने मिलकर के गदर पार्टी की स्थापना किया था। कहाँ पे? सैन फ्रांसिस्को, जो कि अमेरिका में। लंदन में अभिनव भारत का संस्थापक कौन था? लंदन में अभिनव भारत खोला गया था, इसकी संस्थापक कौन था? तो ऑप्शन यहाँ पे होगा वी डी सावरकर, जो कि विनय दामोदर सावरकर। इन्होंने ही मित्र मेला करके एक भारत में संस्था खोला था, और इसी संस्था का जो ब्रांच है वो कहाँ पे खोला था? लंदन में जाकर। किसने? वी डी सावरकर ने। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए, ये पूछा गया था क्या कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? तो वो हो जाएगा हमारा कौन सा? सन्यासी विद्रोह का। अगला प्रश्न यहाँ पे ये पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किस राज्य में नगरीकरण सर्वाधिक है, यानी कि सबसे ज्यादा नगरीकरण कौन सा है? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र हो जाएगा। यहाँ पे दक्षिण प्रायद्वीपीय महा उच्च भूमि देश का भाग है, तो कौन सा हो जाएगा? गोंडवाना लैंड का, भारत का जो प्रायद्वीपीय भूमि है उसका एक भूभाग है। चलिए, अब हम यहाँ तक तो हमने रिवीजन कर लिया, अब यहाँ से हमारा होगा क्लास। तो यहाँ क्लास आगे करने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो यानी कि आई एग्जाम एकेडमी यूट्यूब चैनल पर अगर आप नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए आगे हम अगला क्लास को आगे करते हैं। यहाँ पे देखिए प्रश्न पूछा, ये पृथ्वी द्वारा चंद्रमा पर परावर्तित सूर्य के प्रकाश के कारण होने वाली चमक को हम क्या कहते हैं? या इंग्लिश में पढ़े तो द ग्लो कॉस्ड बाय द सनलाइट रिफ्लेक्टेड बाय द अर्थ ऑनटू द मून इज कॉल्ड अर्थ साइन, मूनलाइट, अल्ट्रावायलेट लाइट या इंफ्रारेड, या इनमें से कोई नहीं। कहने का मतलब यह है आम भाषा में कि अगर सूर्य से जो रोशनी धरती पर आती है और धरती से जो प्रतिच्छेद होकर के यानी कि परावर्तित होकर के जो चंद्रमा पर पड़ती है, उस प्रकाश को हम क्या कहते हैं? तो दोस्तों उस प्रकाश को कहते हैं अर्थ साइन, या फिर हिंदी में कह सकते हैं भूतप्ति। ये क्वेश्चंस भी पेपर में पूछे जाते हैं, तो इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, और इसको विस्तार से जान लेते हैं। यहाँ पे देखते हैं क्या अगर सूर्य से डायरेक्ट यहाँ पर अगर रोशनी पड़ती है, कहाँ पर? पृथ्वी पर। पृथ्वी पर सूर्य से डायरेक्ट यहाँ पे रोशनी पड़ती है पृथ्वी पर, और पृथ्वी से डायरेक्ट यहाँ पे रोशनी पड़ती है मून पर, तो इसी को कहते हैं अर्थ साइन। यानी कि यहाँ से सूरज की रोशनी कहाँ आया? पृथ्वी पे आया। अब पृथ्वी से जो रोशनी ऊपर यानी मून यानी चांद पर गया, तो उस स्थिति को कहते हैं अर्थ साइन, या क्या बोलते हैं? या बोलते हैं भूदीप्ति। लेकिन अगर यहाँ से डायरेक्ट देखिए, अगर यहाँ से डायरेक्ट अगर रोशनी पड़ता है, यानी कि यहाँ से डायरेक्ट अगर सूरज की रोशनी डायरेक्ट अगर चांद पे पड़ती है, तो उस स्थिति में उसको कहते हैं मून लाइट। क्या बोलते हैं? मून लाइट। यहाँ से दो प्रश्न एग्जाम में बनता है कि सूरज से रोशनी पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? तो आप याद रखेंगे 8 मिनट 19 सेकंड, या फिर कहीं कहीं 20 सेकंड भी होगा, तो इस पॉइंट को याद रखेंगे क्या कि सूरज की रोशनी पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देख लेते हैं क्या कि भारत में पशुपालन, यहाँ पूछा है कि भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अंजीरा से, दमन सदात यहाँ पे सदाकत से, या कि किली गुल मोहम्मद से। तो आंसर हो जाएगा कहाँ पर? मेहरगढ़ से। कहाँ से? मेहरगढ़ से। भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीन साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। मेहरगढ़ कहाँ पड़ेगा? तो जिधर उधर जो पाकिस्तान है, पहले पाकिस्तान में यहाँ पे ये मेहरगढ़ हुआ करता था, उसी क्षेत्र में है। तो यहाँ पे पशुपालन और कृषि के जो दोनों क्षेत्र मिले हैं, यहीं से मिले हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए पूछा गया ये कि तृतीय बौद्ध सभा का सभापति क्या गया था? तृतीय बौद्ध सभा का, तो तृतीय बौद्ध सभा का सभापति कौन सा था? तो यहाँ से आप ये देख सकते हैं, तो यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा वो हो जाएगा कौन सा? मोगलीपुत्र तिस्स। ये जो कि हमारा था बौद्ध धर्म का तीसरी सभापति, या यूं कहें कि ये अध्यक्ष था। तो यहाँ से कई प्रश्न पूछे जाते हैं, इसको डिटेल से आप देख लेते हैं। अभी देखिए बीपीएससी ने इसको हाल ही में, बीपीएससी की जो सीटीपीओ का पेपर हुआ था 2021 में, यहाँ से पूछा गया था। दोस्तों आप यहाँ से शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से भी इसको याद कर सकते हैं। याद करने का मैंने आपको तरीका बताया था। अगर आपसे पूछे कि कहाँ पे हुआ है, तो आप पहला कहाँ हुआ है, दूसरा कहाँ है, तीसरा, 4 प्रमुख है, तो ऐसे याद रख सकते हैं। RVPK, क्या? RVPK। ये जो पहला बौद्ध संगति हुआ था वो राजगीर में हुआ था। दूसरा कहाँ है? पे वैशाली। अगर आपसे तीसरा पूछे तो पाटलिपुत्र, जिसे पटना कहते हैं। अगर आपसे चौथा पूछे तो ये जम्मू कश्मीर यानी कि कश्मीर हो जाएगा। तो क्या याद रखेंगे? RVPK। RVPK, पहला राजगीर, दूसरा वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्र यानी पटना, और चौथा कहाँ पे? कश्मीर में। और अगर आपसे पूछे ये कि अध्यक्ष का नाम, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, ऐसे क्या कि कौन थे उस समय, तो यहाँ पे ऐसे AK यानी कि पहला जो बौद्ध संगति हुआ था वो वहां पे कौन था? यहाँ पे ये,
तो ये पहला जो याद रख सकते हैं, जो पहला था अजातशत्रु। अजातशत्रु अजातशत्रु यहाँ पे कालाशोक, उसके बाद अशोक और ये कनिष्क। तो यहाँ पे कई बार पेपर में पूछा जाता है कि जो कश्मीर में हुआ था किसके शासनकाल में, तो वो कनिष्क किसके शासनकाल में, पाटलिपुत्र में किसके, अशोक के शासनकाल में। और अगर यहाँ पे वैशाली की बात करें तो वैशाली में जो कालाशोक था वो उसके शासनकाल में, वैशाली में। राजगिरी में बोले तो राजगिरी में यहाँ पे हो जाएगा अजातशत्रु के शासनकाल में। इस पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे, पेपर में यहाँ से कई बार पूछ लिया जाता है, तो यही आपको शॉर्ट ट्रिक याद रखना है, आरबीपी के ए के 1 2 3 4। ठीक है, चलिए आगे और कुछ डिटेल से जान लेते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं ये कुछ बहुत संगति है, यहाँ से पेपर में पूछा जाता है। तो प्रथम स्थान कहाँ है, राजगिरी। कब हुआ था, 483 ईसा पूर्व में हुआ था। और इसी समय में जो भगवान बुद्ध थे इनकी परिनिर्वाण हुआ था, इनका मृत्यु हुआ था 483 ईस्वी ईसा पूर्व में। और इसीलिए उस शासन में, उस दौरान में अजातशत्रु हुआ करता था, और उन्होंने ही क्या कराया था, बौद्ध संगति कराया था। कहाँ पे कराया था, राजगीर में कराया था, जो कि इसका अध्यक्ष था महाकश्यप। द्वितीय बौद्ध संगति की बात करें तो ये वैशाली में, जो कि इसका टाइमिंग था 100 साल बाद, यानी कि 100 साल बाद 383 ईसा पूर्व में कराया था। और सभा कामिर था, जो कि इसको सभा कामी के भी नाम से जानते हैं, और उस समय थे काला शोक। तृतीय बौद्ध संगति कब हुआ था, तो पाटलिपुत्र, जिसे आज आप पटना के नाम से जानते हैं, और इसे किसने बसाया, तो उदयन ने बसाया, जो कि समय था 251 ईसा पूर्व। और मोगली पुत्र तीस थे उस समय अध्यक्ष, और अशोक के शासनकाल में हुए थे, जिसे आप अशोक महान के नाम से जानते हैं। चतुर्थ बौद्ध संगति की बात करें तो स्थान कहाँ था, कश्मीर के कुंडल वन। कहाँ पे, कश्मीर के कुंडल वन। और समय था प्रथम शताब्दी, यानी कि 1 AD। और अध्यक्ष कौन से, तो वासुमित्र थे। और उस समय किसके शासनकाल हुआ करता था, तो कनिष्क का शासन हुआ करता था। यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पेपर में प्रश्न बनते ही बनते हैं। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए, कह रहा है कि वे वेद जो अनुष्ठानों से संबंधित हैं उसे डैश के रूप में माना जाता है, यानी कि अनुष्ठान किस में है। तो आपको बता दें, जो जितने भी ये अनुष्ठान होते हैं वो सारी के सारी कहाँ पे है, यजुर्वेद में है। कहाँ पर, यजुर्वेद में है। सबसे पुराना पूछे तो सबसे पुराना वेद कौन सा है, तो वो है ऋग्वेद, सबसे पुराना है। और अगर अनुष्ठानों की बात करें तो यजुर्वेद में है। और अगर आपसे म्यूजिकल जो भी जितने भी संगीत वाला जितने भी संगीत हैं, म्यूजिक हैं, गायन वादन है, वो सभी के सभी सामवेद में मिलते हैं। बाकी जितने भी जादू टोने और इसके अलावा जितने भी प्राकृतिक वाद होते हैं, नेचुरलिस्टिक, वो सारे कहाँ हैं, अथर्ववेद में है। सबसे पुराना ऋग्वेद है, और सबसे लेटेस्ट या फिर यूँ कहें कि आधुनिक है, वो अथर्ववेद है। तो इस पॉइंट को अभी देखिए, हाल ही में बीपीएससी का जो पेपर हुआ था 1 अक्टूबर को, वो यहाँ से क्वेश्चंस बना था। तो दोस्तों यहाँ से बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए अगला देखते हैं सांची का विशाल स्तूप समय को निर्धारित करता है। तो सांची का जो विशाल स्तूप समय का निर्धारण करता है वो मौर्य वंश में। कब, सांची का स्तूप मौर्य वंश को स्थापित करता है। कि अभी देखिए बीपीएससी मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर 2022 में पूछा था, और 27वां बिहार यहाँ पे भी 13वां में पूछा, 3 बार इसको क्वेश्चन को पूछा गया है। चलिए यहाँ पे देख सकते हैं, इसके अलावा आप ये देख सकते हैं कि जो आपका इसमें से भजन और अनुष्ठान त्याग शामिल है, यज्ञों के सूत्रों का संग्रह है। कहाँ पर, यजुर्वेद में है, याद रखेंगे। और यजुर्वेद को है ना, यजुर्वेद को 2 पार्टों में बांटा गया है। कौन कौन से, शुक्ल यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। जैसे आपका 2 पक्ष होते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, तो इसी तरीके से यजुर्वेद को 2 पार्टों में बांटा गया है। पेपर में कई बार यहाँ से ये पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा वेद है जिसको 2 पार्टों में बांटा गया है। एक पार्ट का नाम शुक्ल वेद और दूसरा का नाम है कृष्ण यजुर्वेद। तो हो जाएगा हमारा कौन सा, यजुर्वेद ही। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे पूछा गया ये कि 1902 में सीता बयार या बिहार किसका जन्म हुआ था। यहाँ पे आंसर हो जाएगा कौन सा, जयप्रकाश नारायण, जिसे जेपी नारायण के भी नाम से जानते हैं। और जेपी नारायण में एक समय बहुत ही बड़ा इंदिरा गांधी के खिलाफ में आंदोलन किया था, जो कि बहुत प्रख्यात हुआ जेपी आंदोलन के नाम से। चलिए आगे यहाँ पे और देख लेते हैं। अभी देखिए हाल ही में ये बीपीएससी भी शिक्षक भर्ती परीक्षा का जो एग्जाम हुआ था, वो यहाँ पे ये प्रश्न यही पूछा गया था। क्या पूछा था, मित्र राष्ट्रों ने सेव्रेस की संधि किस देश के साथ की थी। तो आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा, टर्की, जो कि अभी टर्की का नाम बदल दिया गया है। टर्की का नाम क्या है, तुर्की है। और यहाँ का जो राजधानी है, जो कैपिटल है, कौन सा है, लीरा है, याद रखेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ से प्रश्न पूछा गया था इस वर्ष यानी कि 1920 में तुर्की के साथ हस्ताक्षर किए गए थे, और संधि की शर्तें बेहद कठिन थी, और इससे तुर्की में राष्ट्रीय विद्रोह हुआ, जिसका नेतृत्व केमल आतुर्क ने किया था। और इससे ग्रीस के खिलाफ युद्ध का भी आरंभ, जिसे माना जाता है, अनातोलिया के बड़े क्षेत्र में कब्जा कर लिया गया था। चलिए अगला प्रश्न है, यहाँ पे देखिए पूछा गया ये क्या पूछा है, देख सकते हैं कि विच वन ऑफ द फ्लोइंग एयर पोल्यूटेंट इज मोस्ट प्रोडिमिनेंट इज अर्बन एरिया, यानी कि अर्बन का मतलब होता है शहरी क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषक सबसे अधिक या प्रमुख होता है।
तो देखिए शहरी क्षेत्र में होता क्या है कि वहाँ आप सभी जानते हैं कि वहाँ पे गाड़ी मोटर व्हीकल सबसे ज़्यादा चलती है, जिसके कारण है कि वहाँ पे जो फ्यूल जलता है तो पूरी तरीके से वो फ्यूल जल नहीं पाता है। अब पूरी तरह से जब वो फ्यूल नहीं जल पाता है तो वहाँ पे जो धुआं छोड़ता है तो वहाँ पे मोनोऑक्साइड जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो ज़्यादा मात्रा में क्या करता है, रिलीज करता है, जिसके कारण शहर में सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेंट होता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, 3 हो जाएगा, नहीं कार्बन मोनोऑक्साइड कारण है जो कि शहरी क्षेत्र में सबसे ज़्यादा है। अब यहाँ देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड को CO से भी डिनोट करते हैं, तो आप इसे ध्यान रखेंगे। फोटोकेमिकल स्मॉग में इसकी उच्च सांद्रता पीपीवी होती है और फोटोसिंथेसिस यहाँ पे देख सकते हैं एक रंगहीन गंधहीन स्वादहीन गैस है। जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ये रंगहीन है, इसमें कोई भी रंग नहीं होता है, गंधहीन है यानी कि कोई भी इसकी गंध नहीं होती है, स्वादहीन है कोई भी स्वाद इसमें नहीं होता है, जो कि गैसोलीन, लकड़ी, प्रोपेन, चारकोल या अन्य ईंधन को जलाने से उत्पन्न होती है। देखिए सिर्फ जो ये जो मोटर व्हीकल्स होते हैं इन्हीं के फ्यूल को जलने से सिर्फ कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पन्न नहीं होता है, लेकिन देखिए जो लकड़ी है, अगर लकड़ी आप जलाएंगे तभी भी आपका कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पन्न होता है, प्रोपेन गैस जलाएंगे तभी, चारकोल जलाएंगे तभी, या फिर कोई अन्य ईंधन जो को जलाने से उत्पन्न होता है उसको क्या कहते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड कहते हैं, और इसे CO से डिनोट करते हैं। लेकिन अगर आप CO2 बोलेंगे तो वो हो जाएगा क्या, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, CO बोलेंगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड होगा। दोस्तों आई एग्जाम अकेडमी पर अगर आप नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा ताकि हमें मोटिवेशन मिले और आगे मैं इस तरह से आपको क्वेश्चंस कराता रहूं। अगला देखिए ये भी बीपीएससी का प्रश्न पूछा गया है और बीपीएससी में ही इसी को पूछा है और ये प्योर एनसीईआरटी का है। यहाँ पे पूछा गया कि ऋग्वेद में कितने सूक्त होते हैं या फिर हाउ मेनी सूक्त आर देयर इन द ऋग्वेद। तो आप सभी अगर लूसन पढ़े होंगे या फिर आप एनसीईआरटी की किताबें पढ़े होंगे जैसे 7th 8th के, और इसके अलावा 11th क्लास में पूछा है, तो एनसीईआरटी की किताबों में लिखा हुआ है कि ऋग्वेद में कितने सूक्त होते हैं, तो 1028 सूक्त होते हैं, लेकिन यहाँ पे कहीं भी 1028 सूक्त दिया ही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इनमें से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई भी नहीं होगा। ये प्योर एनसीईआरटी का है, इसलिए मैं कहता हूँ कि एनसीईआरटी बहुत ही ऑथेंटिक है, एनसीईआरटी आपको पढ़ना ही चाहिए। दोस्तों अगर आप कमेंट बॉक्स में करेंगे तो मैं प्योर आपको पूरे 6 से लेकर 12 तक का बिल्कुल एनसीईआरटी का सारे सब्जेक्ट में करा दूंगा, अगर आप कहेंगे तो कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर क्या, ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या कि देखिए जो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं ऋग वेदा इज द ओल्डेस्ट वेदा, जो ऋग वेद है वो ओल्डेस्ट वेद है, जो कि द नेक्स्ट इज द कलेक्शन ऑफ द 108 राइम्स, यानी कि टोटल जो राइम्स है या फिर आप हिंदी में सूक्त कहते हैं वो 1028 है, जिसमें कि 10,600 वर्सेस है। 10,000 वर्सेस का मतलब होता है श्लोक 10,600 श्लोक हैं, 1028। तो देखिए अभी इस बार पूछा है कि ऋग्वेद में कितने रिम्स हैं यानी कितने सूक्त हैं, तो हो सकता है आगे ये पूछ लिया जाए कि ऋग्वेद में टोटल कितने श्लोक हैं, तो 10,600 श्लोक हैं। ऑर्गेनाइज इनटू द 10 बुक्स कॉल्ड द मंडल्स, जिसको कि 10 बुकों में ऑर्गेनाइज किया गया है और उसी को हम क्या कहते हैं, मंडल्स कहते हैं। इट इज द पार्ट ऑफ द 4 वेदास, ऋग वेदा, सामवेदा, यजुर्वेदा और अथर्ववेदा। 3 वेदों को 3 वेद हैं, 3 वेद में बांटा गया है, ऋग्वेद में बांटा गया है, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद सबसे पुराना है, अथर्ववेद सबसे हाल फिलहाल का है यानी कि मॉडर्न का है। इस पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे जैसे अभी मैंने आपका पीछे बताया। देखिए अगला प्रश्न यहां से पूछा कि दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान को लाख बख्श कहा जाता है, किसको, दिल्ली के किस सुल्तान को लाख बख्श कहा जाता है। तो देखिए लाख बख्श का मतलब होता है कि बख्श का मतलब होता है दान और लाख मतलब होता है लाखों, जो कि लाखों का दान दिया करता था उसी को लाख बख्श कहा जाता है। तो देखिए ये दिल्ली का यहाँ पे देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक है, कुतुबुद्दीन ऐबक को ही लाख बख्श के नाम से जाना जाता है। और क्यों जाना जाता है, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक माना जाता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक अपनी जनता को लाखों का दान दिया करता था, जिसके कारण से उसका नाम पड़ गया क्या, लाख बख्श। और इसके अलावा ये गुलाम वंश का इसे वास्तविक संस्थापक बोला जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक को। क्यों कि जो उस समय मोहम्मद गौरी हुआ करता था, मोहम्मद गौरी का ही गुलाम हुआ करता था कुतुबुद्दीन ऐबक। तो जब मोहम्मद गौरी का मृत्यु हो गया तो उस समय कुतुबुद्दीन ऐबक ने चूंकि ये मोहम्मद गौरी का गुलाम था, तो मोहम्मद गौरी के गुलाम का जब मृत्यु हो गया तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही मोहम्मद गौरी की मृत्यु होने के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना किया, जिसके कारण इसे गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक से बोला जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक को, और इसको लाख बख्श की उपाधि भी दिया जाता है। दोस्तों इसके अलावा राजस्थान में एक जगह नाम है अजमेर, अजमेर में है 2.5 दिन का झोपड़ा, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया। इसके अलावा दिल्ली में जो आप कुतुब मीनार के देख रहे हैं, तो कुतुब मीनार का भी निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था। और इसके अलावा दिल्ली के कुतुब मीनार में पूरा इसने नहीं करवा पाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, जब इसकी मृत्यु हो गई थी तो ऊपर वाला जो पार्ट है इसका जो इल्तुतमिश है, इल्तुतमिश ने उसको बनवाया था। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके अलावा रजिया के बारे में बात करें तो भारत की पहली महिला शासिका थी रजिया।
ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए, जेमोलॉजी इज द साइंस ऑफ, जोमोलॉजी डैश का विज्ञान है, किस चीज का विज्ञान है? तो यहाँ पे देखिए जो जेमोलॉजी है वो जेम्स स्टोन यानी कि रत्नों के विज्ञान को कहते हैं जेमोलॉजी। ठीक है, चलिए अगला यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या कि जो जेमोलॉजी इज द साइंस ऑफ द जेम स्टोन्स, जितने भी रत्न होते हैं, जो स्टोन्स होते हैं, जो प्रीशियस स्टोन्स होते हैं, कीमती स्टोन्स होते हैं, उसकी स्टडी को कहते हैं जेमोलॉजी। मेट देखिए मेटलर्जी किसे कहते हैं? स्टडी ऑफ द मेटल, मेटल की स्टडी को कहते हैं मेटलर्जी, या फिर स्टडी ऑफ लेक्स यानी कि झीलों के अध्ययन को कहते हैं लिम्नोलॉजी। और फॉरेस्ट्री इज द आर्ट साइंस एंड द प्रैक्टिस ऑफ द स्टडिंग इज द मैनेजिंग ऑफ फॉरेस्ट, द स्टडी ऑफ द बैक्टीरिया इज नॉन बैक्टीरियोलॉजी। चलिए दोस्तों, अगर इस चैनल पे नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, और हाँ, आई एग्जाम एकेडमी चैनल को अपने दोस्तों को भी शेयर करना है। यहाँ पे देखिए एक बहुत बढ़िया पेपर है, ये प्रश्न है, और हाल ही में देखिए 2023 में बीपीएससी ने इसको यहाँ पे 68वां बीपीएससी में इसको पूछा है। क्या है प्रश्न कि म्यांमार के साथ भारत के किन राज्यों की सीमाएं मिलती है? मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा। देखिए त्रिपुरा तो बांग्ला, यहाँ पे अगर हम त्रिपुरा की बात करें तो त्रिपुरा एक ऐसा राज्य है जो कि बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ है। पेपर में यहाँ से कई बार पूछा जाता है कि ऐसा भारत का कौन सा राज्य है जो किसी विदेशी, या फिर यूं कहें कि किसी दूसरे देश के साथ तीन तरफ से बॉर्डर सीमा करता है, तो वो हो जाएगा हमारा, कौन सा हो जाएगा? त्रिपुरा। लेकिन यहाँ पे त्रिपुरा आंसर नहीं होगा, तो यहाँ पे ए तो आंसर होगा ही नहीं। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश तो यहाँ पे जो है म्यांमार के साथ है, नागालैंड भी है, मणिपुर भी है, मिजोरम भी है। इसके अलावा देखिए अरुणाचल प्रदेश की बारे में असम तो बीच में है, तो यहाँ पे असम तो होगा नहीं, तो यहाँ पे ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए हम और इसको मैप में देख लेते हैं यहाँ से, और हम इसको क्लियर कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे हमारा है ये वाला, इसको सेवन सिस्टर के नाम से जानते हैं। ये वाला है हमारा अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं मणिपुर है, यहाँ पे ये अरुणाचल प्रदेश हो गया, मणिपुर हो गया, नागालैंड हो गया, मिजोरम हो गया, त्रिपुरा हो गया, और ये असम हो गया, और ये मेघालय हो गया, और यहाँ पे आप ये भूटान देख सकते हैं, ये वाला हमारा यहाँ पे सिक्किम है, ठीक है। और ये सारे हमारे राज्य हैं। तो यहाँ पे पूछा था कि जो म्यांमार है उसके सीमा पर यानी कि कौन कौन से भारत का राज्य आता है। तो देखिए एक तो यहाँ पे क्या आ रहा है? मिजोरम आ रहा है, तो यहाँ पे एक मिजोरम, इसके बाद यहाँ पे एक कौन सा है? नागालैंड, एक है यहाँ पे मणिपुर यानी 3 नंबर पे हो गया, और एक अरुणाचल प्रदेश यानी 4 नंबर पे। अगर आपसे पूछा जाए कि म्यांमार बॉर्डर पर भारत के कितने राज्य हैं, तो यहाँ पे 4 राज्य हैं। एक कौन कौन से? मिजोरम है, उसके बाद मणिपुर है, नागालैंड, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, 4 राज्य हैं जो म्यांमार के बॉर्डर पे हैं। और आप याद रखेंगे क्या कि पेपर में कई बार ये पूछा जाता है कि जो ये असम है, ये असम, तो असम जो है वो कितने इंटरनेशनल बॉर्डर के साथ यानी कि कितने देशों के साथ अपना सीमा साझा करता है? तो पेपर में कई बार 0 डाला जाता है, लेकिन नहीं, आप यहाँ देख पा रहे होंगे जो ये असम है, असम का थोड़ा सा भाग यहाँ देखिए कहाँ है? बांग्लादेश के साथ सटा हुआ है, तो बांग्लादेश भी एक इंटरनेशनल बॉर्डर है, तो एक इंटरनेशनल बॉर्डर यहाँ हो गया, और एक यहाँ देखिए भूटान भी तो दूसरा देश है, तो दूसरा यहाँ, तो जो ये असम है ये दो देशों के साथ अपना भूमि सीमा साझा करता है, तो यहाँ से पॉइंट आप याद रखेंगे। इसके अलावा ये हमारा पूर्वी वाला भाग है, और इसको 7 सिस्टर के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पे 7 राज्य हैं। कौन कौन से हैं? देखिए एक राज्य हो गया अपना त्रिपुरा, 2 मिजोरम, 3 मेघालय, ये नागालैंड, 3 नागालैंड, और उसका मणिपुर 4 हो गया, अरुणाचल प्रदेश 5 हो गया, असम यहाँ पे 6 हो गया, और ये वाला हमारा जो मेघालय है 7 हो गया। इसीलिए इसको 7 सिस्टर के नाम से जाना जाता है। सिक्किम को 7 सिस्टर के में इंक्लूड नहीं किया जाता है, इसको थंब स्टेट बोला जाता है, इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे। और ये वाला क्षेत्र जो हमारा है ये पश्चिम बंगाल है, जो कि बांग्लादेश के साथ सटा हुआ है। चलिए अगला देख लेते हैं दोस्तों। आपको आई एग्जाम एकेडमी को यूट्यूब चैनल है, और इसे आप सब्सक्राइब कर लेना है, और अपने दोस्तों को भी शेयर करना है, ताकि अगर आप इस तरह से रोज अगर सीखना चाहते हैं तो। दोस्तों यही प्रश्न है, और यहीं से अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न पूछा कि कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियाँ कौन सी है? कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियाँ कौन सी है? तो देखिए अन्नामलाई है, नीलगिरी पहाड़ी है, कार्डेमम की पहाड़ी है, या फिर सोवरायव की पहाड़ी है। अभी हाल ही में बीपीएससी ने से पूछा है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा कार्डेमम की पहाड़ी है। जो देखिए अगर आप भारत की नक्शा देखेंगे तो भारत के सबसे निचले वाले पार्ट में कन्याकुमारी है, और वहीं पर कार्डेमम की पहाड़ी है। कार्डेमम की पहाड़ी को इलायची की भी पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला यहाँ पे प्रश्न देख सकते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा है कि अयोध्या किस नदी के तट पर स्थित है? तो जो अयोध्या है वो सरयू नदी के तट पर स्थित है। कहाँ पर? सरयू नदी के तट पे है। पेपर में ये भी पूछा जाता है कि कई बार सरयू नदी किस राज्य में है, तो सरयू नदी कहाँ पे है? बिहार में है।
इसके अलावा यहाँ पे ये देख सकते हैं कि अयोध्या की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं जो अगर हम गंगा नदी की बात करें तो भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा नदी है, करीब करीब ये 2500 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अगर विश्व में पूछे कि सबसे बड़ी लंबी विश्व में कौन सी है, तो वो नील नदी हो जाएगा। और अगर आपसे पूछे नील नदी कौन से कॉन्टिनेंट में है, कौन से महाद्वीप में है, तो वो अफ्रीका महाद्वीप में है। अगर आपसे पूछे कौन से देश में है, तो वो मिस्र में यानी कि इजिप्ट में है। अगर आपसे पूछे कि विश्व में अपवाह क्षेत्र में सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो अमेजन नदी है। अगर आपसे पूछे अमेजन नदी कहाँ पे है, तो वो हो जाएगा हमारा अमेरिका में है। इसके अलावा सबसे चौड़ी नदी भी है जो अमेजन नदी है। तो यहाँ पे सरयू नदी देखिए बिहार के साथ-साथ जो है वो उत्तर प्रदेश में भी है। यानी कि उत्तर प्रदेश से बहते हुए ये बिहार में जाके इंटर करी है सरयू नदी। इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे। अभी यूपीएससी ने इसको हाल में पूछा गया है। अगला देखिए यहाँ पे पूछा कि केरवा किस प्रकार की खेती के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पे सबसे पहले ये देख लीजिए केरवा किस प्रकार की खेती के लिए प्रसिद्ध है। तो देखिए केरवा होता क्या है कि केरवा एक प्रकार की मिट्टी होती है, ठीक है। और इस जो केरवा मिट्टी है जिस तरह से आप रेगुर की मिट्टी के नाम से जानते हैं उसी तरह से केरवा मिट्टी के नाम से ये है। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा क्या है कि केसर की खेती की जाती है। और ये केसर की खेती के लिए ही केरवा जो है वो प्रसिद्ध है। अब ये पेपर में कई बार पूछा जाता है कि जो केसर है सबसे ज़्यादा कहाँ पर उगाई जाती है, तो वहाँ पे कश्मीर में सबसे ज़्यादा केसर की खेती की जाती है। और केरवा की खेती के लिए ये प्रसिद्ध क्यों है, क्योंकि केसर के लिए। अभी देखिए हाल ही में यूपीएससी ने इस प्रश्न को यहाँ से पूछा है, ठीक है। चलिए और यहाँ पे देख सकते हैं, तो ये तो हमने देख लिया। अब अगला देख लेते हैं। अगला यहाँ से प्रश्न पूछा कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है, ये बताना है। तो देखिए इस क्वेश्चन करने से पहले आपको बता दूं, अगर आप आई एग्जाम अकेडमी पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और हाँ, अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा ताकि हमें मोटिवेशन मिले और आपके लिए मैं जितने भी यूपीएससी ने क्वेश्चन कराए हैं उन सभी का सभी निचोड़ आपको यहाँ पे यूट्यूब पर करा दूँ, और वो फिर भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और यहीं से दोस्तों प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न पूछा कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है। देखिए जो सतलज है वो गुरु गोविंद सागर, यहीं पे सतलज नदी पर है एक डैम है भाखड़ा नांगल डैम, और यहीं पे सतलज नदी के ऊपर ही बनाया गया भाखड़ा नांगल डैम, और यहीं पर है गुरु गोविंद सागर। कावेरी नदी की बात करें तो कावेरी नदी पर है कृष्णराज सागर, यहीं इसी पे है। अगर हम चंबल की बात करें तो जो ये चंबल नदी है ये चंबल नदी गांधी सागर है। और अगर हम गोदावरी की बात करें तो गोदावरी नागार्जुन पे नहीं है, कृष्णा नदी पर है नागार्जुन सागर वन। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा डी गलत हो गया। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं डी हमारा क्या है, गलत है। इसको देखिए यूपीएससी ने इसको 2 बार क्वेश्चन में इसको पूछा है, 2020 में, 2022 में, और भी कई जगह इस क्वेश्चन को पूछा गया है। 2 प्रश्न और भी यहाँ से 2 नदी से बनता है, एक कावेरी से और एक गोदावरी से। पेपर में ये पूछा जाता है कि अगर दक्षिणी गंगा के नाम से किस नदी को दक्षिणी गंगा के नाम से जाना जाता है, तो वो हो जाएगा हमारा गोदावरी। अगर आपसे पूछे कि दक्षिण भारत की नदी को किस नाम से जानते हैं, तो हो जाएगा कावेरी। दक्षिणी गंगा गोदावरी और दक्षिण भारत की गंगा कावेरी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और ये कई बार हर किसी एग्जाम में पूछा जाता है। अगला यहाँ पे देख सकते हैं ये क्या, किस जो सतलज नदी है वो गुरु गोविंद सागर है, जो कावेरी है वो कृष्णा नदी पे है, चंबल नदी गांधी सागर पे है, और कृष्णा की बात करें तो वो नागार्जुन सागर है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए क्या है कि भारत का कौन सा राज्य थोरियम उत्पादन में अग्रणी है, यानी कि सबसे ज्यादा यहाँ पे थोरियम है। तो वो हो जाएगा हमारा कौन सा राज्य है, वो है केरल। केरल जो राज्य है ये तट है, जो देखिए तटीय राज्य है यहाँ पे, इसलिए थोरियम सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। तो अगर आपसे पूछे कि इनमें से और भी कोई तटीय राज्य है तो क्या, तो यहाँ पे देखिए कोई भी तटीय राज्य नहीं है। तटीय राज्य का मतलब होता है कि जो समुद्र से सटा हुआ। तो टोटल हमारे भारत के कितने राज्य ऐसे हैं जो कि तटीय हैं, तो टोटल 9 ऐसे राज्य हैं जो कि हमारे तटीय राज्य माना जाता है। कौन कौन से हैं, इधर अगर आप अरब सागर की तरफ देखें तो यहाँ पे देखिए कौन कौन से हैं। एक तो महाराष्ट्र हो जाएगा, गुजरात हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा, गोवा हो जाएगा, कर्नाटक हो जाएगा, केरल हो जाएगा, तमिलनाडु हो जाएगा, और अगर आप इधर जाएंगे आंध्र प्रदेश हो जाएगा, पश्चिम बंगाल हो जाएगा। इस तरीके से ये सभी के सभी राज्य कैसे हैं, तो ये तटीयवर्ती राज्य हैं जो कि समुद्र के साथ सटे हुए हैं। दोस्तों आई एग्जाम अकेडमी चैनल पर अगर आप नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और हाँ अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर करिएगा। यहीं से पेपर में पूछे जाएंगे, चाहे आप कोई सा भी एग्जाम दो, आप नहीं तो आप कोई भी प्रैक्टिस शीट देख सकते हैं, यहाँ से प्रश्न बनता ही बनता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न पूछा कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा नदी घाटी कोयले के भंडारों से समृद्ध है, यानी कि ये कह सकते हैं कि भारत की कौन सी नदी घाटी ऐसे हैं जो कि कोयले के भंडारों से समृद्ध है। तो देखिए कौन से है, महानदी है, ठीक है, दामोदर नदी है, सोन नदी है, उपयुक्त में से एक से अधिक है। देखिए महानदी की बात करें तो ये उड़ीसा में महानदी है, ठीक है। दामोदर की बात करें तो ये दामोदर नदी कहाँ पे है, सोन नदी की बात करें तो सोन बिहार में है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा, यहाँ पे सभी में महानदी पे भी है, दामोदर भी है, और ये सोन नदी, ये तीनों के ऊपर तीनों में क्या पाया जाता है, कोयला समृद्ध, यानी कि कोयले के भंडार समृद्ध हैं, यहाँ तीनों जगह पे हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा 1 से अधिक हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए इसको दो अभी हाल ही में बीपीएससी ने, देखिए एक तो 68 बीपीएससी में पूछा था, और प्री में 2022 में भी पूछा था, 2023 में भी से पूछा, यानी 2-3 बार इस क्वेश्चन को बीपीएससी ने इसको पूछा है। देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा है कि द साइमन कमीशन वाज द फॉर्म टू रिव्यू
यानी कि अगर ये कह सकते हैं कि साइमन कमीशन को बनाया ही किस लिए है, तो आप सभी जानते हैं साइमन कमीशन कब बनाया गया है। तो साइमन कमीशन लंदन में साइमन कमीशन कब बनाया था, ब्रिटेन में बनाया था, यानी कि भारत को भेजने के लिए, क्योंकि ब्रिटिश शासन यानी कि भारत में जो भारत में ब्रिटेन शासक कर रहा था, यानी कि ब्रिटेन का गुलाम था, तो उस समय भारत को जो भारत में ही जो चल रहा था, या भारत के फ्यूचर के लिए कि किस तरीके से आगे हम भारत में किस तरीके से आगे ज़्यादा दिन तक हम राज कर सकते हैं, इसीलिए साइमन कमीशन को 1927 में भेजा था भारत में, ताकि भारत में रिव्यू कर सके और ये आगे जो बिहार में किस तरीके से हम आगे और अपना वर्चस्व को और हम किस तरीके से सत्ता स्थापित कर सके, इसीलिए साइमन कमीशन बनाया था। और साइमन कमीशन में ये बोला था कि हम भारतीय के लिए हम अच्छा करेंगे और भारत में जो भी चीज़ हो रहा है कि जो भी चीज़ चाहिए उसको उसके लेकर के हम नया प्लान बनाएंगे। लेकिन देखिए भारत के लिए ही साइमन कमीशन को बनाया था अच्छा के लिए, लेकिन वहां पे कोई भी भारतीय नहीं था, जिसके कारण से क्या है, लोगों ने भारत ने साइमन कमीशन का विरोध किया। चलिए, और लाला लाजपत राय ने भारत साइमन कमीशन गो बैक के भी नारे लगाए थे। तो यहाँ पे देखिए किस लिए किया था, तो समीक्षा के लिए साइमन कमीशन का गठन किया गया था, भारत में विधानमंडल के लिए नहीं। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, आगे के सुधारों के लिए, भारत की दक्षता के लिए, यानी कि फिटनेस ऑफ इंडिया फॉर द फ्यूचर रिफॉर्म्स। यहाँ पे देख सकते हैं क्या कि साइमन कमीशन का गठन भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन 1926 से 1931। यहाँ पे एक प्रश्न और भी महत्वपूर्ण बन गया कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, तो 1931 में हुआ था गांधी इरविन पैक्ट। अगर आपसे पूछे कि गांधी पूना पैक्ट कब हुआ था, तो 1932 में पूना पैक्ट हुए थे, और अगर गांधी इरविन समझौता की बात करें तो 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ था। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं गठन कब हुआ, तो देखिए 1927 में, यहाँ पे 1927 में साइमन कमीशन बन गया था, लेकिन भारत कब भेजा था, तो भारत 1928 भेजा था, 1928 में भेजा था। और 1928 में ही ये जवाहरलाल नेहरू के पिताजी थे मोतीलाल नेहरू, उन्होंने इस प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, उद्देश्य प्रस्ताव, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसका गठन वर्ष 1928 में मॉन्टेगू चैम्सफोर्ड सुधारों के बाद भारतीय विधान परिषद में आवश्यक परिवर्तनों की तलाश के लिए एक वैधानिक समिति के रूप में इसे किया गया था। अगला प्रश्न देख सकते हैं यहाँ पर। अगला प्रश्न करने से पहले दोस्तों, आई एग्जाम एकेडमी पर अगर आप नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और हाँ, अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा। अगर आपको अगर चाहते हैं कि फ्री में इस तरीके से आपको कंटेंट अच्छा और जो कि हम करा दें, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न पूछा कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी। दोस्तों ये चाहे एसएससी हो, सीजीएल हो, या कोई स्टेट केसेस हो, हर किसी एग्जाम का फेवरेट है, और आप चाहे आप कोई भी प्रैक्टिस किया पिछला प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख उठा लीजिएगा, यहाँ से ये प्रश्न बनता ही है। तो देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें तो वल्लभ भाई पटेल का, देखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल का पहले नाम था वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, जो कि ये सरदार की उपाधि किसने दी, तो देखिए ये जो है बारडोली की सत्याग्रह, बारडोली में एक सत्याग्रह हो रहा था, कब हो रहा था, बारडोली में सत्याग्रह हो रहा था 1928 में, बारडोली में, ठीक है, जिसमें कि बारडोली में सत्याग्रह हो रहा था 1928 में, और वहीं पे जो महिलाएं थी, जो वल्लभ भाई पटेल थे, उन्होंने एक अचूक भूमिका वहां पे निभाई थी, जिसके कारण से वहां पे लोगों ने, महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार सरदार के नाम से कह करके बुलाने लगे, जिसके कारण से फेमस हो गया सरदार नाम, और इसलिए महात्मा गांधी ने इसको यहाँ पे और ज्यादा फेमस कर दिया था। अगर आपसे पूछे किसने दी, तो यहाँ पे उपाधि महात्मा गांधी ने यहाँ पे इसको संबोधित किया, लेकिन यहाँ पे बारडोली सत्याग्रह आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या कि इट वॉज द लीड द सरदार वल्लभ भाई पटेल वुमेन ऑफ द बारडोली, जो बारडोली की महिलाएं थी, कब 1928 में, जब वो यहाँ पे सत्याग्रह होता, उन्होंने ही इसको दिया था। किस लिए, फार्मर्स ऑफ रेस बारडोली, यानी कि जो बारडोली की जो वहाँ पे किसान थे, वहाँ पे अंग्रेजों ने क्या किया था, टैक्स ज़्यादा इंप्लीमेंट कर दिया था, जिसके कारण टैक्स को बढ़ाने के लिए, कहाँ पे बारडोली कहाँ है, तो ये गुजरात में है, याद रखिएगा। तो इसी के लिए विरोध कर रहे थे, जिन्होंने वल्लभ भाई पटेल ने इसको लीड किया था। और इसके अलावा ही इज आल्सो कॉल्ड द यूनिफायर ऑफ इंडिया, यूनिफायर ऑफ इंडिया के भी नाम से जानते हैं, और सरदार वल्लभ भाई पटेल को आयरन मैन ऑफ इंडिया के भी नाम से जानते हैं, क्या, आयरन मैन ऑफ इंडिया। और इसीलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को हिंदी में कहें तो लौह पुरुष के नाम से जानते हैं। और सरदार वल्लभ भाई पटेल का अहमदाबाद यानी कि गुजरात में केवड़िया है, वहाँ पे केवड़िया में यूनिटी ऑफ स्टेचू भी बनाया गया है, जो कि एक विश्व की सबसे बड़ी खड़ी मूर्ति है, यानी कि स्टेचू ऑफ लिबर्टी के बाद, यानी कि पहले स्टेचू ऑफ लिबर्टी सबसे बड़ा था, लेकिन अभी वर्तमान में भारत में स्टेचू ऑफ यूनिटी है, जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की ही क्या है, प्रतिमा है। चलिए, और 31 अक्टूबर को इनका पुण्यतिथि मनाते हैं। इनका नेतृत्व सरदार वल्लभ पटेल ने किया था, और गांधी, देखिए यहाँ पे कस्तूरबा गांधी और मणिबेन पटेल, शारदा बेन शाह, शारदा मेहता, ये सारी महिलाएं थी जो इनको सरदार की उपाधि इन्होंने दिया था। अगला प्रश्न आपका, इसका आंसर दीजिए। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम वर्ष डैश में पारित किया गया था, तो यहाँ पे 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया था।
अगला प्रश्न यहाँ पे बताया कि निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है। तो देखिए बंगाल का जो विभाजन हुआ था कब 1905 में हुआ था, और इसमें पूछा जाता है कि इस समय कौन था, तो यहाँ पे करजन था 1905 में बंगाल विभाजन के समय में। साल्ट सत्याग्रह की बात करें तो इस समय 1930 था, और इस समय इबिन हुआ करते थे साल 1930 में। अगर हम यहाँ बात करें वेबल्स प्लान, तो वेबल 1944 में नहीं था, तो यहाँ पे 1942 कुछ समथिंग था, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सुमेलित नहीं है। पूना पैक्ट की बात करें तो पूना पैक्ट 1932 में हुआ था। अगर यहीं पे अगर आपसे पूछ लिया जाता है गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, तो 1931 में हुआ था। कब? 1931 में हुआ था। चलिए अगला देख लेते हैं। तो दोस्तों अगर आप अभी तक आई एग्जाम एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और हाँ अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा अगर आप चाहते हैं कि इस तरीके जो ये पावरफुल कंटेंट है जो कि बिल्कुल ऑथेंटिक है और यहाँ से एग्जाम में जरूर आपको पूछा जाता है, कोई सा भी एग्जाम आप दे लें। यहाँ पे देखिए पहला प्रश्न घास से रिलेटेड है, और एग्जाम चाहे जो भी हो ये घास से रिलेटेड प्रश्न बनता ही है। पूछा है दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास के मैदान का क्या नाम है, तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा पंपास। अगर हम प्रेरी की बात करें तो ये उत्तरी अमेरिका का घास के नाम है, यानी उत्तरी अमेरिका के जो घास के मैदान है उसे प्रेरी के नाम से जाना जाते हैं। अगर हम वेल्ड की बात करें तो जो अफ्रीका है, अफ्रीका महाद्वीप का वेल्ड के घास है, और यहाँ पे वेल्ड के साथ साथ सवाना घास के मैदान को भी अफ्रीका में बोला जाता है। वेल्ड और सवाना कहाँ के हैं, तो अफ्रीका। पेरी कहाँ है, उत्तरी अमेरिका। पंपास कहाँ है, दक्षिणी अमेरिका। स्टेपी की बात करें तो सेंट्रल एशिया और यूरोप की घास के मैदान को क्या कहते हैं, स्टेपीज कहते हैं। तो दोस्तों इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे, बीपीएससी ने इस प्रश्न को 2 बार पूछ चुका है, और इसके अलावा इंटर स्तरीय जो पेपर होते हैं वहां पे भी वीडियो के लेवल पे भी ये प्रश्न पूछा गया था बीपीएससी ने। यहाँ पे कुछ और जान लेते हैं। दक्षिण अमेरिका के महाद्वीप में अक्षांशीय या शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान को पंपास कहते हैं। इस घास के मैदान का विस्तार अर्जेंटीना है, उरुग्वे है, ब्राजील के दक्षिणी भाग में भी है। अन्य मध्य अक्षांशीय घास के मैदानों में प्रेरी, जैसे मैंने बताया आपको, कहाँ है, उत्तरी अमेरिका है। जो डाउन्स है वो कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया का है। इस पॉइंट को आप अपने ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे यह है, निम्नलिखित सागरों में से किसमें औसत लवणता सर्वाधिक पाई जाती है। तो देखिए जो ये है औसत लवणता सर्वाधिक पाई जाती है मृत सागर में, जैसे डेड सी भी कहते हैं। यहाँ पे लवणता ज्यादा के कारण यहाँ पे कोई भी व्यक्ति डूबता नहीं है, तैरता ही रहता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रश्न अनुसार विकल्प मृत सागर में सर्वाधिक लवणता यानी कि 238% पाई जाती है, जबकि तुर्की वॉन झील में 330% लवणता पाई जाती है, और ग्रेट लेक में यूएसए में है जो कि 220% लवणता पाई जाती है। लेकिन यहाँ पे इस प्रश्न में देखिए इस प्रश्न में तुर्की की वॉन झील नहीं था। अगर तुर्की की वॉन झील होता तो इसमें ज्यादा लवणता पाई जाती है, कितनी, 330% पाई जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे देखिए प्रश्न पूछा है कि दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी क्या है। अगर विश्व की सबसे लंबी नदी की बात करें तो वो कौन सी है, नील नदी की बात करें हैं। लेकिन कह रहे हैं कि दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी, बड़ी बारे में बात करें, लंबी नहीं बोला है, बड़ी की बात करें या चौड़ी की बात करें तो वो कौन से हो जाएगा, अमेजोन नदी हो जाएगा। पेपर में यहाँ से ये भी पूछा जाता है कि अमेजोन नदी कहाँ पे है, तो वो दक्षिण अमेरिका में है। कहाँ पे, नॉर्थ अमेरिका में है। और उसके बाद अगर विश्व की सबसे लंबी नदी की बात करें तो नील नदी हो जाएगा। पेपर में आजकल ये पूछा जाता है कि नील नदी कहाँ पे है, तो ये अफ्रीका में है और ये इजिप्ट में है। कहाँ पे, मिस्र में है नील नदी। इसके अलावा हम गंगा की बात करें तो गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है और इसकी तकरीबन 2500 किलोमीटर लंबाई है, और ये भारत में कई राज्यों से होकर, जैसे कि उत्तराखंड हो गया, बिहार हो गया, और इसके बाद झारखंड हो गया, यहाँ से होते हुए फिर पश्चिम बंगाल हो गया, यहाँ से होते हुए कहाँ जाके गिर जाती है, बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। तो इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे। चलिए अगला और यहाँ से आप देख सकते हैं क्या है, अमेजन नदी दक्षिणी अमेरिका की सबसे लंबी तथा अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से संसार की सबसे बड़ी नदी है। अपवाह क्षेत्र यहाँ से पेपर में बनता है, पेपर में ये पूछेगा अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से संसार की सबसे बड़ी नदी कौन सी होगी, तो आंसर हो जाएगा कौन सी, अमेजोन नदी होगी। सबसे चौड़ी नदी भी अमेजोन नदी है। पेपर में पूछा जाता है कि कहाँ की नदी है, तो दक्षिणी अमेरिका की सबसे लंबी है, दक्षिणी अमेरिका की सबसे लंबी भी है, और अपवाह के क्षेत्र में यानी कि सबसे ज्यादा पानी की बात करें तो ये सबसे बड़ी नदी भी है। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे पूछा गया कि अत्यधिक गर्म, जो अत्यधिक गर्म है, सबसे ज्यादा गर्म कहाँ है, तो सहारा है। सबसे सहारा जो डेजर्ट है, इसलिए सहारा डेजर्ट है, यहाँ पे कोई भी खेती वगैरह नहीं होता है क्योंकि सबसे सहारा डेजर्ट सबसे गर्म वाले भाग है।
इसके अलावा हम बात कर लेते हैं यहाँ पर अत्यधिक ठंडा। सबसे ज़्यादा ठंडा कहाँ होता है? तो आप सभी जानते हैं सबसे ज़्यादा जो ठंडा होगा वो जगह है कहाँ? अंटार्कटिका। अंटार्कटिका महाद्वीप में सबसे ठंडा होता है और यहाँ पे कोई भी लोग यहाँ पे बसता नहीं है क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ठंडा है, इसलिए कोई भी ह्यूमन बीइंग यहाँ पे नहीं रहता है। लेकिन भारत सरकार का यहाँ पे 2 रिसर्च सेंटर है, एक भारती और एक मैत्री और एक दक्षिण गंगोत्री। 3 भारत सरकार का 3 यहाँ पे रिसर्च सेंटर खोला गया है, मैत्री, दक्षिण गंगोत्री और भारती। इस पॉइंट को याद रखेंगे। इसके अलावा अत्यधिक वर्षा, तो अत्यधिक वर्षा अभी फिलहाल में वर्षा कहाँ होती है? मेघालय, मानसिन राव मेघालय, जो कि कहाँ है? मानसिन राव मेघालय। भारत की बात कर रहा है लेकिन यहाँ पे भारत तो है ही नहीं। सबसे देखिए मानसिन चेरापूंजी, सबसे पहले भारत में ये चेरापूंजी मेघालय में ही है और चेरापूंजी में सबसे पहले ज़्यादा बारिश होती थी, लेकिन अभी जो हाल फिलहाल में जो वर्तमान में है चेरापूंजी में मानसिन राव मेघालय में सबसे ज़्यादा बारिश होती है। तो यहाँ पे अत्यधिक वर्षा के बारे में बात करें तो ये कहाँ हो जाएगा? चेरापूंजी के बारे में बात हो जाएगा। और अत्यधिक सूखा की बात करें तो सबसे ज़्यादा सूखा कहाँ है? चिली में है। कहाँ है? चिली में है। इस पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे, सबसे ज़्यादा सूखा है। इसके अलावा यहाँ पे दक्षिण यानी कि नॉर्थ, ये जो चिली जो कॉन्टिनेंट है, जो चिली कॉन्टिनेंट नॉर्थ और साउथ यानी कि ऊपर से ज़्यादा लंबाई वाला ये कॉन्टिनेंट है। इस पॉइंट को भी आप ध्यान रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? एक अचार यहाँ पे एक ही में, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं अधिक गर्म कहाँ है? तो सहारा मरुस्थल है। अत्यधिक ठंडा की बात करें तो अंटार्कटिका है। अत्यधिक वर्षा की बात करें तो चेरापूंजी है। अत्यधिक सूखा की बात करें तो चिली हो जाएगा। ध्यान रखेंगे अभी अत्यधिक वर्षा चेरापूंजी में भारत में नहीं होता है, मानसिन राम मेघालय में होती है। चेरापूंजी भी मेघालय का भाग है। पहले यहाँ पे सबसे ज्यादा अधिक वर्षा होती थी, लेकिन हाल फिलहाल में अभी मानसिन राम में सबसे ज्यादा बारिश होती है, अधिक से अधिक। अगला प्रश्न देखिए, किस मिट्टी में केसिका, केसिका का मतलब होता है कैपिलरी। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि आखिर ये कैपिलरी या केसिका होता क्या है। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि जैसे कि कोई भी एक दिया होता है, तो दिया के अंदर आपने तेल डाला और वहां पे उसमें बातें लगाते हैं और वो जो बाती के द्वारा तेल खींच करके ऊपर ले जाता है और दिया जलता है। तो उसी जो खींच के ले जाता है तो उसी को कहते हैं कैपिलरी। अगर आम भाषा में ये समझें कि मान लीजिए कि नीचे में कोई पेड़ लगता है, पेड़ है अपना तना के द्वारा नीचे से जो भी खनिज लवण और पानी होता है उसको खींचकर पत्तियों तक पहुंचा देता है। किसके माध्यम से? तो वही कैपिलरी के कारण ही पहुंचा देता है। तो सबसे अधिक प्रभावशाली होती है, तो देखिए चिकनी मिट्टी, जो चिकनी मिट्टी होता है यहाँ पे सबसे ज्यादा अधिक केसिका कैपिलरी प्रभावशाली होता है। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे पेपर में तो एक यहाँ से और भी प्रश्न बनता है, मिट्टी के बारे में आया तो यहाँ पे एक प्रश्न पूछता है कि भारत में सबसे ज्यादा किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो एलुवियल सॉइल या जलोढ़ मिट्टी सबसे ज्यादा भारत में पाई जाती है। इसके अलावा यहाँ पे ये भी पूछा जाता है कि भारत में सबसे ज्यादा काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो पश्चिमी और दक्षिणी जो क्षेत्र है वहां पे सबसे ज्यादा काली मिट्टी पाई जाती है और काली मिट्टी को रैगूर के भी मिट्टी के नाम से जाने जाते हैं। पेपर में दे दिया जाता है कि जैसे काली मिट्टी सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाएगा? पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश या महाराष्ट्र, कर्नाटक। तो उत्तरी दक्षिणी में, पश्चिमी दक्षिणी में होता है तो वहां पे जो भी क्षेत्र जैसे कि गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, केरल के ऊपर वाला भाग हो गया, उन सब जगहों में सबसे ज्यादा काली मिट्टी पाई जाती है। और काली मिट्टी कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है। केसिका की क्रिया चिकनी मिट्टी क्ले सॉइल में सर्वाधिक प्रभावशाली होती है, जबकि बलुआई मिट्टी में यह न्यूनतम होती है। इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए पूछा गया कि विश्व में सबसे अधिक कोयला उत्पादन करने वाला देश है कौन सा? देश है सबसे ज्यादा कोयला उत्पादन करने वाला? देखिए ये यहाँ पे बीपीएससी ने पूछा है 2 बार, इसके अलावा एसएससी ने भी कई बार इस क्वेश्चन को पूछा है और इसके बाद स्टेट पीसीएस जैसे छत्तीसगढ़ वहां पे भी इस प्रश्न पूछा गया था। तो यहाँ पे बहुत फेवरेट प्रश्न है जो कि पूछा है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? चीन हो जाएगा। चीन हो जाएगा। उसके बाद कौन से? यूएसए हो जाएगा। उसके बाद तीसरे नंबर पे भारत है। और इसके अलावा अगर चावल की दृष्टि से बात करें तो चावल भी सबसे ज्यादा कहाँ पे होती है? चीन में होती है। अगर चाय की बात करें तो चाय भी चीन में होती है। अगर कपास की बात करें जैसे कि रुआ, तो ये भी सबसे ज्यादा चीन में होती है। इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे। अगर हम भारत जनसंख्या के मामले में बात करें तो जनसंख्या के मामले में भारत सबसे नंबर 1 पे है।
जनगणना के अनुसार में। लेकिन हाल फिलहाल की जनगणना के अनुसार भारत जो है दूसरे नंबर पे, पहले नंबर पे आ गया जनसंख्या की दृष्टि से। अब फर्स्ट नंबर पे आ गया है कौन? चीन है गया। चाइना को पछाड़कर भारत फर्स्ट नंबर पे आ गया जनसंख्या की दृष्टि से। इसके अलावा हम अगर बात करें रूस का, तो रूस को पहले यूएसएसआर के नाम से जाना जाता था, जो कि अभी वर्तमान में सबसे बड़ा यानी कि ये कह सकते हैं कि सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट विश्व में, जितने भी जैसे 7 कॉन्टिनेंट है और 7 कॉन्टिनेंट में 196 या 206 देश हैं। उन सब में सबसे जो बड़ा देश है वो कौन सा है? रूस है। दूसरे नंबर पे कनाडा है। चलिए आगे और देख लेते हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न यहाँ पे ये पूछा गया है, क्या विश्व में एल्युमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो जो एल्युमिनियम है सबसे बड़ा जो उत्पादक है वो कहाँ है? भारत है। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला यहाँ आप ये देख सकते हैं कि तेल के कोष सबसे ज्यादा किस देश में है? तेल के कोष, तो वो कहाँ है? सबसे ज्यादा तेल का जो कोष है वो कहाँ है? वेनेजुएला में है सबसे ज्यादा कोष। यहाँ पे कुछ और पॉइंट दे सकते हैं, यहाँ से क्वेश्चंस बनना भी था और बीपीएससी में हाल में यहाँ से पूछा भी था। कार्बन के यौगिक के मुक्त कार्बन का मिश्रण होता है और ये कार्बनीकरण रासायनिक क्रिया के द्वारा वनस्पतिक पदार्थों का कोयले का परिवर्तन होता है। कार्बनिक के अंश के आधार पर कोयले 4 प्रकार के होते हैं। यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड यहाँ पे है और ये कई बार एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है कोयले के प्रकार के बारे में। देखिए कौन कौन से प्रकार के कोयले होते हैं। यहाँ पे देखिए जो कोयले का प्रकार है वो कार्बन के अनुसार कोयले के प्रकार को बांटा गया है। कहने का मतलब है कि ये कोयला है, कोयला को 4 प्रकार में बांट दिया गया है। किस आकार पर? जिसमें सबसे ज्यादा कोयला हो कार्बन होगा वो सबसे अच्छा गुण का होगा, जिसमें थोड़ा उससे कम होगा तो उससे कम गुण का होगा, यानी कि सबसे ज्यादा जिसमें कार्बन वो सबसे अच्छा कोयला। तो देखिए एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट तथा पीट, ये 4 प्रकार के कोयले हैं। सबसे अच्छा सर्वोत्तम क्वालिटी का जो कोयला होता है वो एंथ्रासाइट होता है, क्योंकि इसमें 90 से 95% क्या पाया जाता है? कार्बन पाया जाता है। और सबसे खराब यानी घटिया क्वालिटी का जो कोयला होता है वो पीटवा कोयला होता है। तो यहाँ पे देखिए बिटुमिनस सामान्य किस्म का कोयला होता है। जो बिटुमिनस है ये सामान्य किस्म का कोयला होता है, एवरेज कोयला होता है। लेकिन एंथ्रासाइट अत्यंत उत्तम कोटि का कोयला पाया जाता है, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा क्या होता है? कार्बन पाया जाता है। पीट सबसे निम्न कोटि का कोयला। पेपर में यहाँ से ये प्रश्न पूछा जाता है सबसे खराब क्वालिटी का कोयला कौन सा है? तो पीटवा कोयला है। और सबसे अधिक अच्छा क्वालिटी का कोयला कौन सा है? तो एंथ्रासाइड है। सामान्य प्रकार का कोयला कौन सा है? तो बिटुमिनस है। ठीक है। भारत में कुल प्राप्त कोयले का 90% जो अधिक प्रभाव वाले प्राचीन काल के गोंडवाना शैलों में पाया जाता है। कह रहे कि देखो भारत में कुल प्राप्त कोयले का 90% से अधिक भाग प्राचीन काल की गोंडवाना शैलों में पाया जाता है। गोंडवाना युगीन कोयला मुख्यतः बिटुमिनस के प्रकार हैं। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला यहाँ पे देखिए कोयले का सामान्य प्रकार कौन सा है? तो अभी अभी हमने देखा कोयले का जो सामान्य प्रकार है वो कौन सी है? तो बिटुमिनस है। सबसे अच्छा कोयला कौन सा है? तो एंथ्रासाइड है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पे 90% क्या पाया जाता है? 85 से 90% इसमें से कार्बन पाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे ये पूछा है, क्या पूछा है? निम्नलिखित में से कौन सा शहर धातु के व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है? तो ये हो जाएगा लंदन। लंदन जो है ये धातु के व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए क्या पूछा है कि साफ रात मेघनी रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती है। यहाँ पे अगर देखिए अगर ठंडी के मौसम में अगर मेघ नहीं हो तो उस समय सबसे ज्यादा ठंडी लगती है, लेकिन अगर मेघ हो तो उस समय गर्मी होता है। ऐसा कारण क्या होता है? कारण यही होता है कि विकिरण के कारण होता है, विकिरण के कारण होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसके यहाँ पे स्लाइड लगाया गया है कि मेघी रातों में वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा साफ रातों की अपेक्षा अधिक होती है और वही गर्मी पृथ्वी विकिरण को जलवाष्प अवशोषित कर लेता है। इसके फलस्वरूप मेघी रातों अपेक्षाकृत अधिक गर्म महसूस होती है। साफ सूत्रों में वायुमंडल में जलवाष्प के कारण रात्रि के समय पार्थिव विकिरण आसानी से शून्य में चली जाती है और साफ रातें ठंडी महसूस होती है। वास्तव में वायुमंडल ग्रीन हाउस प्रभाव की भांति ही कार्य करता है। पेपर में यहाँ से पेपर पूछा जाता है ग्रीन हाउस प्रभाव क्या होता है। देखिए ग्रीन हाउस प्रभाव होता क्या है कि मान लीजिए कोई वायुमंडल है, ऊपर से ठीक है, ऊपर से गर्मी अंदर की ओर आ जाती है, लेकिन अंदर की गर्मी बाहर की तरफ नहीं जा पाती है, तो उसी को कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग या ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं।
ठीक है। अगला यहाँ पे प्रश्न देखिए, ये पूछा कि वह देश जो विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है, सबसे ज्यादा रेशम यानी कि कहाँ पर उत्पादित की जाती है, तो रेशम बीज कहाँ है, चीन। अभी अभी मैंने बताया चीन में सबसे ज्यादा कोयले है। इसके अलावा वहाँ पे सबसे चावल की सबसे ज्यादा खेती कहाँ की जाती है, तो चीन में की जाती है। कोयला सबसे ज्यादा है, कपास की खेती वहीं पे होता है। इसके अलावा चाय भी है और रेशम के बीज सबसे ज्यादा यहाँ। और बताया जाता है कि प्राचीन काल में सबसे पहले जो यहाँ पे जो कागज है, सबसे कागज का निर्माण सबसे पहले कहाँ हुआ था, तो चीन में ही हुआ था। बीपीएससी ने भी हाल ही में इस प्रश्न को पूछा है। इसके अलावा यहाँ पे देखिए पूछा कि शहतूत एक विशेष प्रकार का गर्म ऊनी शॉल होता है जो कि तिब्बती एंटेलोप अथवा चिरू के बालों से तैयार किया जाता है। कहाँ पर, वो भी यहीं पे है। अगला यहाँ पे प्रश्न देख सकते हैं, क्या प्रश्न कर रहे हैं कि शहतूत जो विश्व का सबसे सुंदर, गर्म और हल्का ऊन माना जाता है, वो कहाँ पैदा होता है, तो वो चीन में पैदा होता है। अभी हमने यहाँ पे विस्तार से देखा। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक केसर उत्पादन करने वाला देश है। केसर उत्पादन करने वाला देश, तो सबसे ज्यादा केसर उत्पादन देश करने वाला कौन सा है, ईरान हो जाएगा। अभी हाल ही में इस बीपीएससी ने इस प्रश्न को यहाँ से पूछा है। पत्थर के कोयले के भंडार में कौन सा देश संसार में अग्रणी है, पत्थर के कोयले, तो आंसर हो जाएगा चीन ही है। कोयला कोई सा भी हो, चीन नंबर 1 पे आता है। अगला प्रश्न है, पत्थर के कोयले हार्ड कोयल के भंडार में चीन प्रथम है, संयुक्त राज्य अमेरिका है द्वितीय है, भारत का जो स्थान है वो तीसरे नंबर पे है। ये आंकड़ा 2020 के है। पत्थर का कोयला एंथ्रासाइट एवं बिटुमिनस के परमाणुक भंडार में संयुक्त राज्य अमेरिका यूनाइटेड स्टेट और अमेरिका का स्थान कहाँ है, प्रथम स्थान है। इसके बाद चीन है और इसके बाद भारत है। एंथ्रासाइट सबसे अच्छा क्वालिटी का। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका छोड़कर विश्व के निम्न देशों में कौन सा देश कच्चे तेल का सर्वाधिक उत्पादन करता है, अमेरिका को छोड़कर बोला है। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा सऊदी अरब, यानी कि ये जो क्रूड ऑयल है, सबसे ज्यादा क्रूड ऑयल का उत्पादन करता है सऊदी अरब। अगला प्रश्न आप ये देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक यूरेनियम उत्पादन करने वाला देश है, तो देखिए ये जो यूरेनियम हो जाएगा वो कजाकिस्तान हो जाएगा। कहाँ पे, कजाकिस्तान, जो विश्व में सबसे ज्यादा यूरेनियम यहाँ पे उत्पादित करता है। अगला प्रश्न देख सकते हैं, विश्व का सर्वाधिक यूरेनियम का उत्पादन करने वाला देश कौन सा है, कजाकिस्तान है। और दूसरे एवं तीसरे स्थान पर ऑस्ट्रेलिया है और तीसरे स्थान पे कौन है, नामीबिया है। और ये नामीबिया हाल फिलहाल में ये बहुत फेमस है। और ये नामीबिया कहाँ पे है, तो नामीबिया जो है अफ्रीका का एक कंट्री है और यहीं से भारत में चीते लाए गए थे 17 सितंबर 2022 में, और मोदी जी के द्वारा लाए गए थे। और ये कहाँ पे है, तो ये मध्य प्रदेश में कूनो नेशनल पार्क में इसको छोड़ा गया है, जो कि बहुत सारे चीते मर भी गए हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, क्या पूछा है कि पृथ्वी पर घने डेंस व अधिकतर मिलते हैं। डेंस का मतलब होता है पृथ्वी पर सबसे ज्यादा घने का मतलब होता है सबसे ज्यादा पेड़ पौधे कहाँ पे मिलते हैं। तो देखिए पृथ्वी पर जो भूमध्य रेखा होता है, जिसे ट्रॉपिक ऑफ इक्वेटर कहते हैं, तो वहां पर सबसे ज्यादा अधिक गर्मी होती है। जहां पे सबसे ज्यादा अधिक गर्मी होगा, सबसे ज्यादा धूप वहीं पड़ेगा, और जहां पे सबसे ज्यादा धूप पड़ेगा गर्मी वहीं पे अधिक होगा, जहां पे गर्मी अधिक होगा वहां पे बरसात भी अधिक होगा। यही कारण होता है कि जो पृथ्वी के बीचों बीच में है भूमध्य रेखा है, उसके आसपास जो होते हैं सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है और वहां पे सबसे ज्यादा बरसात भी होती है। सबसे ज्यादा अगर बरसात होगी तो वहां पे घने पेड़ पौधे भी होंगे। तो ऑप्शन नंबर आप यहाँ पे समझ चुके होंगे, आंसर नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देख सकते हैं, अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया ये कि विश्व का कौन सा देश मुलायम लकड़ी का एक लकड़ी की लुगदी का सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा कौन सा, कनाडा। और कनाडा विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरे नंबर पे है। पहले नंबर पे कौन से है, रसिया है, यानी कि पहले यह रसिया को यूएसएसआर के नाम से जाना जाता था। यहाँ पे देख सकते हैं निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का कहवा पतन के नाम से जाना जाता है, कहवा पतन यानी कि कॉफी। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा, सेंटोस में सबसे ज्यादा यहाँ पे कॉफी उगाया जाता है, इसलिए इसको कहवा पतन कहा जाता है। ये कहाँ है, तो देखिए सेंटोस ब्राजील के दक्षिण पूर्व तट पर स्थित समुद्री बंदरगाह है। यहाँ से सर्वाधिक कॉफी का निर्यात किया जाने के कारण इसे विश्व का कहवा पतन कॉफी पोर्ट भी कहा जाता है। इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे। और इसके अलावा कॉफी सबसे ज्यादा कहाँ है, ब्राजील में है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, अगला प्रश्न ये पूछा कि पर्यावरण किससे बनता है।
पर्यावरण किससे बनता है? देखिए बीपीएससी ने इसे पूछा है। इसके अलावा सीटेट हो गया, डीएसएसबी हो गया, यूपी टेट हो गया, सुपर टेट हो गया, ये प्रश्न कई जगह यहाँ पे इस प्रश्न को पूछा गया है। देखिए पर्यावरण किससे बनता है? तो पर्यावरण जो है ये जैविकी घटकों से भी बनता है, भू आकृति घटक के भी इसमें शामिल होते हैं, अजैव घटक भी शामिल होते हैं। तो इसमें हम ये कह सकते हैं ए बी सी यानी कि उपयुक्त में से सभी के सभी शामिल होगा पर्यावरण में। तो आप यहां देख सकते हैं क्या है कि पर्यावरण एक अविभाज्य समिष्टि है जो कि जैविक एवं अजैविक तत्वों वाले पारस्परिक क्रियाशील तत्वों की इसकी रचना होती है। पर्यावरण के 3 घन संगठक हैं, भौतिक या अजैविक घटक जो कि स्थल और वायु जल तीनों इसमें भौतिक और जैविक में कंसीडर किया जाता है। जैविक घटक की बात करें तो पादप, मनुष्य, जंतु, सूक्ष्म जीव है। और ऊर्जा संगठक की बात करें तो सौरिक ऊर्जा और भूतापीय ऊर्जा इसमें से शामिल होता है। तो दोस्तों आप यहाँ पे समझ चुके हैं कि किस तरीके से बीपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है और यहाँ से कई क्वेश्चंस हर किसी एग्जाम में बनते हैं। इस चैनल पे नहीं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हाँ आई एग्जाम एकेडमी को अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा। यहाँ पे पूछा गया है, क्या पूछा है वो देख लेते हैं कि किस शहर में प्रथम शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र चालू किया गया है, यानी कि भारत का फर्स्ट प्योर ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कमीशंस कहाँ पे? हैदराबाद में, मुंबई में, पुणे में। तो यही प्योर क्वेश्चन पूछा गया था। यहाँ पे कोई भी आंसर नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ई होगा। क्यों? क्योंकि जो भारत का फर्स्ट प्योर ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कमीशन किया गया है वो कहाँ किया गया है? तो असम में किया गया है। और ये किसके तहत किया गया है? ये प्रोजेक्ट पायलट के तहत, यानी कि इसे भारत में पहली बार ये बनाया गया है कि अगर ये सक्सेस हो जाता है तो आगे और भी प्लांट लगाए जाएंगे। ऐसा हाइड्रोजन का ही क्यों लगाया गया है? क्योंकि आप जानते हैं कि हाइड्रोजन और हीलियम ये दो जो सूरज जो है यानी कि सन है, सन में बहुत ज़्यादा मात्रा में हाइड्रोजन और हीलियम पाया जाता है और जिसके कारण ये मुक्त अवस्था में मिलती है। और ये हाइड्रोजन एक आदर्श और ये शक्तिशाली एनर्जी माना जाता है, जिसके कारण है ना कई सारे देश हाइड्रोजन के फ्यूल से यानी कि हाइड्रोजन से क्या यानी कि ट्रेन या फिर बसेस वगैरह चलाने की भी प्लानिंग और कहीं कहीं चल भी रहा है हाइड्रोजन से। और इसके अलावा हाइड्रोजन बम भी बनाया जाता है जो कि एटम बम से हाइड्रोजन बम कई गुना ज्यादा ताकतवर होता है। इसीलिए भारत सरकार ने भारत में असम राज्य में पहला प्योर ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कमीशन किया गया है। चलिए और देख लेते हैं। जैसे आपको यहाँ बता दें, इस तरह से इन्वायरमेंट से यानी कि एटमॉस्फेयर से क्या करेगा, हाइड्रोजन को इस टैंक में यहाँ पे स्टोर किया जा रहा है प्रोजेक्ट पायलट के तहत हाइड्रोजन गैस को, जिसे H2 कहते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। और इसके अलावा कहाँ हाइड्रोजन में? तो यहाँ देखिए इंडियन, अब यहाँ पेपर में ये पूछा जाएगा कि आखिर किस कंपनी के द्वारा। देखिए इंडियन ऑयल इंडिया लिमिटेड कमीशन इंडियाज फर्स्ट 99.999 प्योर ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्लांट एट द इट्स जोरहट पंप स्टेशन असम। पेट्रोल पंप का नाम भी पेट्रोल पंप नहीं है, ये हाइड्रोजन पंप है। कहाँ पे है? जोरहट पंप है। कहाँ पे है? असम में है। तो वहां पे असम नहीं दिया था आंसर में, इसलिए उनमें से कोई भी नहीं होगा। अच्छा, इसमें यह पूछा जाएगा कि कितना किलोवाट है? तो 500 किलोवाट का है। सोलर प्लांट यूजिंग 100 किलोवाट एनियन एक्सचेंज, ठीक है। मेम्ब्रेन AEM इलेक्ट्रोलायर एरे। यहाँ पे देख सकते हैं इंडियन ऑयल लिमिटेड असम में अपने जोहराट कहाँ पे पंप स्टेशन पर भारत का पहला 99.999% शुद्ध हरित हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। पेपर में ये भी कई बार पूछा जा सकता है कि 500 किलोवाट का सोलर प्लांट यूजिंग है जो कि 100 किलोवाट एनियन एक्सचेंज मेम्ब्रेन लगाया गया है। तो आप समझ गए होंगे आखिर कहां से बीपीएससी ने प्रश्न पूछा है। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं, बीपीएससी ने ये वाला प्रश्न कहां से पूछा था और इसका आंसर क्या था। बिहार, देखिए यहां पूछा है बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी जिसका मुख्यालय पटना में है, इसका गठन किस वर्ष हुआ है। एक प्रश्न तो यहाँ पे यही बन जाता है कि बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी का मुख्यालय कहाँ है, यानी कि हेड क्वार्टर कहाँ है। बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी का हेड क्वार्टर कहाँ है? तो कहाँ है? पटना में। एक नंबर आप यहीं से आप ये जोड़ सकते हैं। इसके अलावा पूछा कि कब, तो यहाँ पे जो हमारा आंसर हो जाएगा कहाँ हो जाएगा? 1908 में। तो जो आपका यहाँ पे 1906 ही बहुत महत्वपूर्ण है, ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि ये 1906 क्यों फेमस है। तो 1906 में एक व्यक्ति हुआ करता था जिसका नाम था मोहम्मद सलीमुल्लाह। क्या था? मोहम्मद सलीमुल्लाह। किसका? मोहम्मद सलीमुल्लाह। इन्होंने क्या किया था? तो बांग्लादेश की जो ढाका है, क्या है? ढाका, ठीक है। बांग्लादेश में क्या है? ढाका, बांग्लादेश में जगह है ढाका, जिसे आप बांग्लादेश की राजधानी बोलते हैं ढाका। वहां पर 1906 में क्या किया था? मुस्लिम लीग की स्थापना किया था। किसकी? मुस्लिम लीग की स्थापना किया था। कहां पे? बांग्लादेश में के ढाका में। किसने किया था? मोहम्मद सलीमुल्लाह ने किया था। कब किया था? तो दिसंबर में। पेपर में यहां से कई बार पूछा जाता है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कहां किया गया था, तो बांग्लादेश में किया गया था। कहां पर? ढाका में किया गया था। किसने किया था? मोहम्मद सलीमुल्लाह ने किया था। कब किया था? 1906 में। कब किया था? दिसंबर में।
चलिए आगे और देख लेते हैं। तो यहाँ से आप ध्यान रखेंगे कि पेपर में किस तरीके से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पे देखिए कई बार पेपर में इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछा जाता है क्या कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था। तो देखिए बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ था 1931 में। कांग्रेस के भीतर मार्क्सवादी लेनिनवादी समाजवादियों की विचारधारा ने इसे किया था और इसका गठन का जो श्रेय जाता है वो किसका जाता है, जेपी नारायण, जिसे आप जय प्रकाश नारायण के नाम से जानते हैं। और किसके नेतृत्व में किया था, तो फूलन प्रसाद के नेतृत्व में किया था। कहां पर किया था, फूलन प्रसाद वर्मा ने किया था। किसने, फूलन प्रसाद वर्मा में। और एक बात यहां पे ध्यान रखिएगा, जेपी नारायण को जय प्रकाश नारायण कहते हैं और इसे लोक नायक के भी नाम से जाने जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं जो कि ये भी अभी बिहार ने पूछा था। बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया था, बिहार समाजवादी पार्टी। तो अभी हमने देखा किसने किया था, राजेंद्र प्रसाद तो नहीं था, अभी अभी हमने देखा जयप्रकाश नारायण। अभी हमने पिछले नोट्स में देखा कि फूलन प्रसाद और जयप्रकाश नारायण। फूलन प्रसाद के नेतृत्व में जयप्रकाश नारायण ने बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किया गया था। और कब किया गया तो ये भी पूछ लेगा, तो आप याद रखिएगा बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किया गया था 1931 ईस्वी में। कब किया गया था, 1931 ईस्वी में। इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे। फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण ने बिहार समाजवादी पार्टी का स्थापना किया था। चलिए अगला देख लेते हैं। यहां पे ये प्रश्न पूछा था, नव भारत का पैगंबर कहलाता है, नव भारत का पैगंबर जिसे कहते हैं प्रोफेट ऑफ न्यू इंडिया। प्रोफिट नहीं है, प्रोफेट, प्रोफेट का मतलब होता है पैगंबर, पैगंबर, प्रोफेट ऑफ न्यू इंडिया। इसकी स्थापना किसने किया था, तो बहुत स्टूडेंट ने यहाँ पे राजा राम मोहन राय लगा दिया था, जबकि राजा राम मोहन राय नहीं है। तो यहाँ पे स्वामी विवेकानंद ने अपने गुरु जिसे रामकृष्ण परमहंस जी है उनके लिए स्वामी विवेकानंद जी ने ही बोला था क्या, प्रॉफिट ऑफ न्यू इंडिया, नहीं नव भारत का पैगंबर। किसको, रामकृष्ण। तो यहाँ पे आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर यहाँ पे कोई भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए रामकृष्ण परमहंस जी को बोला था स्वामी विवेकानंद जी ने। यहाँ पे देख सकते हैं आप क्या कि ये राम मोहन, राजा राम, यहाँ पे क्या है, राजा राम मोहन रॉय इज कंसिडर्ड एज प्रोफिट ऑफ न्यू नेशनलिज्म। ठीक है, नए राष्ट्रवादी का पैगंबर बोला जाता है, न्यू राष्ट्रवादी का पैगंबर बोला जाता है किसको, राजा राम मोहन राय को। लेकिन देखिए स्वामी विवेकानंद ने श्री राम कृष्ण को एक नए भारत का पैगंबर कहा था। रामकृष्ण जिनका जन्म चट्टोपाध्याय के नाम से हुआ, उनका देखिए श्री रामकृष्ण के नाम पहले थे गद्दार चट्टोपाध्याय, लेकिन वर्तमान 19वीं सदी के भारत के एक प्रसिद्ध क्या थे, रहस्यवादी थे। उनके धार्मिक विचार के कारण उनके प्रमुख शिष्य स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया। पेपर में ये कई बार पूछा जाता है कि स्वामी रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया, तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने किया। पेपर में ये भी पूछा जाता है कि स्वामी विवेकानंद के गुरु कौन थे, तो श्री रामकृष्ण ही थे। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। आखिर क्या यहाँ पे देखिए बीपीएससी ने क्वेश्चंस कहाँ से पुटअप किया था, क्या था, 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की, कहाँ पर, पटना में 1913 में। एक प्रश्न यहाँ से बन जाता है कि अनुशीलन समिति की स्थापना कब की गई थी, तो 1913 में की गई थी। ठीक है, और याद रखिएगा 1913 में ही गदर पार्टी की भी स्थापना की गई थी, जो कहाँ की गई थी, सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में किया गया था। तो यहाँ अनुशीलन समिति की बात की है, तो अनुशीलन समिति की यहाँ पे आंसर हो जाएगा सचिंद्र सन्याल। सचिन सन्याल ने ही 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की स्थापना किया गया था। ठीक है, तो चलिए आगे और देख लेते हैं। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ ए ब्रांच ऑफ मुस्लिम, ठीक है, अनुशीलन, ए ब्रांच ऑफ अनुशीलन समिति वॉज एस्टैब्लिश्ड इन पटना। कहां पर अनुशीलन समिति की स्थापना किया गया, पटना में, बाय सचिंद्र सारनाथ सन्याल ने 1913 में। कब किया गया था, बंकिम चंद्र, यहाँ पे देखिए बंकिम चंद्र मित्र ऑफ BN कॉलेज वॉज गिवन रिस्पॉन्सिबिलिटी टू लीड द ऑर्गेनाइजेशन। और ये बंकिम चंद्र मित्र को BN कॉलेज का वॉज गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लीड टू ऑर्गेनाइजेशन, और इनको ये दिया गया कि ऑर्गेनाइजेशन को क्या करे, लीड करे। अनुशीलन समिति की शाखा पटना में 1913 में सचिन सन्याल के द्वारा स्थापित की गई थी और BN कॉलेज के बंकिम चंद्र मित्र को संगठन का नेतृत्व करने के लिए एक जिम्मेदारियां सौंपी गई थी। पेपर में कई बार यहां से पेपर पूछा जाता है, तो इसको ध्यान रखेंगे। अगला देखिए यहाँ पे पूछा है गदर पार्टी की स्थापना कहां पर हुई थी, तो अभी मैंने आपको बताया सैन फ्रांसिस्को में किया गया था। कब किया गया था, तो 1913 में किया गया था। और कहां पर, सैन फ्रांसिस्को। इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे। और सैन फ्रांसिस्को कहां है, तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका में है, यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में है। और यहाँ से कुछ पॉइंट देख लेते हैं। देखिए जो गदर पार्टी है, तो यहाँ पे ये थे कुछ लोग जिन्होंने गदर पार्टी की प्रमुख स्थापना किया था। देखिए उसमें जो हेड था वो था कौन, सचिंद्र सन्याल। ये गदर पार्टी का स्थापना संयुक्त राज्य अमेरिका में किया गया था। किसने किया था, तो यहाँ पे देखिए इन लोगों ने किया था। किसने किया था, तो यहाँ आप देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए कह रहे कि द ऑफिशियल फंडिंग हैज बीन डेटेड अ मीटिंग 15 जुलाई 1913, 15 जुलाई 1913 में किया गया था। ऑस्ट्रिया, ओरेगन एंड द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। हरदयाल कौन कौन थे, तो हरदयाल, दादा हरदयाल, संत बाबा वंशखा सिंह देवाहर, बाबा
जावला सिंह, संतोष सिंह एंड सोहन सिंह भाखना, ये थे इनके फाउंडर। तो आप इसको याद रखेंगे। गदर पार्टी की स्थापना अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक आंदोलन था जिसमें कि भारत में ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए प्रस्तावित पर भारतीय शामिल थे। आधिकारिक स्थापना कब किया गया था? तो 15 जुलाई 1913 में संयुक्त राज्य अमेरिका के एस्टोरिया ओरेगन में एक बैठक में लिए दिनांकित किया गया है। और गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? दादा हरदयाल, संत बाबा बासाखा सिंह दादेहर और बाबा ज्वाला सिंह, संतोष सिंह और एक थे जो प्रमुख थे सोहन सिंह भाखना। इस पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि लंदन में अभिनव भारत का संस्थापक कौन था? लंदन में अभिनव भारत के संस्थापक कौन थे? तो लंदन में जो अभिनव भारत के संस्थापक थे वो थे विनय दामोदर दास। कहीं पेपर में सिर्फ विनय पूरा नहीं लिखता है, लिखता है बीडी सावरकर, तो आप याद रखेंगे बीडी सावरकर, बीडी सावरकर, बीडी सावरकर, जो पूरा नाम है विनायक दामोदर सावरकर। कब किया गया था? लंदन में। और याद रखिएगा इनकी एक पत्रिका है मित्र मेला, इसकी किसकी? तो वीडी सावरकर कहीं, याद रखिएगा। तो अभिनव भारत वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय द वीडी सावरकर, इट वाज सीक्रेटेड सोसाइटी फाउंडेड बाय विनय दामोदर दास सावरकर, ब्रदर गणेश दामोदर सावरकर इन 1994। पेपर में कई बार ये पूछा जाता है कि जो अभिनव भारत है कब स्थापना की गई थी? तो 1904 में की गई थी, इनके भाई के सहयोग से गणेश दामोदर सावरकर से और वीडी सावरकर से, ठीक है। इनिशियली फाउंडेड नासिक एज मित्र मेला, और यहाँ पे क्या है? नासिक में एक सोसाइटी की स्थापना की गई थी, किस नाम से? तो मित्र मेला के नाम से, मित्र मेला। द सोसाइटी वाज एसोसिएटेड विद द सेवरल रेवोल्यूशनरी एंड द पॉलिटिकल एक्टिविटी विद द ब्रांचेस ऑफ द वेरियस पार्टी ऑफ द इंडिया एंड लंदन। और कहाँ पर? इसकी और वहाँ पे लंदन में भी। अभिनव भारत का आयोजन वीडी सावरकर यहाँ किया था, विनय दामोदर कब किया गया था? इनके भाई के साथ में गणेश दामोदर सावरकर ने 1904 में, और शुरू में मित्र मेला के रूप में नासिक में स्थापित किया गया था। इन्हीं के सबसे पहले यहाँ जो ये स्थापना किया गया तो मित्र मेला कहाँ पर? नासिक में है, और इन्हीं का जो ब्रांचेस है लंदन में जाके खोला, जिसको किस नाम से जाना गया? अभिनव भारत के नाम से जाना गया। तो इस यहाँ से प्रश्न पूछा गया था और आगे यहाँ से पूछने की प्रबल संभावना है। अगला प्रश्न बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ठीक है। अगला प्रश्न बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? तो देखिए बंकिम चंद्र चटर्जी ने भारत का राष्ट्रीय गीत भी लिखा है, वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम सुफलाम मलयज शिष्य श्यामलाम वंदे मातरम, जो कि भारत का राष्ट्रीय गीत है। राष्ट्रीय गान जन गण मन है, जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है, लेकिन जो भारतीय का राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शिष्य, ये लिखा है कौन? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। तो उन्हीं बंकिम चंद्र चटर्जी ने आनंद मठ में ही सन्यासी विद्रोह यानी कि सन्यासी का उल्लेख किया गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हो जाएगा सन्यासी, क्योंकि उस समय विद्रोह चल रहा था कहाँ पर? बंगाल में, ठीक। तो आप यहाँ पे समझ चुके हैं। चलिए अगला यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि आनंद मठ इज द बंगाली फिक्शन। जो आनंद मठ है वो कौन सी है? तो बंगाली में लिखा गया है। आनंद मठ एक चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखित है, 1882 में प्रकाशित एक बंगाली उपन्यास है। कब? 1800। पेपर में ये पूछा जाएगा आनंद मठ किस भाषा में लिखी गई? तो बंगाली में लिखी गई थी, और ये क्या है? उपन्यास है। कब लिखा गया? तो 1882 ईस्वी में। कब? अगर 18वीं शताब्दी के अंत में सन्यासी विद्रोह का पृष्ठभूमि से प्रेरित और स्थापित है। यह पुस्तक 1770 में बंगाल में अकाल के दौरान के वर्षों पर आधारित है, यानी कि 1717 में बंगाल में बहुत बड़ा एक अकाल पड़ा था और उसी पर यह आधारित है। इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया, देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज मैक्सिमम अर्बनाइजेशन? अर्बनाइजेशन का मतलब होता है नगरीकरण, और रूरलाइजेशन, रूरल का मतलब होता है ग्रामीणीकरण। तो यानी कि सबसे ज्यादा जो है नगरीकरण वो कहाँ है, किस स्टेट में है या किस राज्य में है? गोवा में है, महाराष्ट्र में है, कर्नाटक में है, या इनमें से सभी में है, या इनमें से कोई नहीं है? तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा यहाँ पे महाराष्ट्र हो जाएगा। जो सबसे ज्यादा जो शहरीकरण है या फिर नगरीकरण है वो कहाँ है? महाराष्ट्र में है। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या कि इन द टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट द नंबर ऑफ द पर्सन्स लिविंग इन द अर्बन एरियाज महाराष्ट्र कंटिन्यू टू द लीड ऑफ विद द 50.8 मिलियन पर्सन्स व्हिच इज कंप्राइजेस ऑफ 13.5% ऑफ द कंट्रीज टोटल अर्बन पॉपुलेशन। यानी कि भारत में जितने भी पॉपुलेशन रहते हैं उसमें से 13.5% ऑफ द कंट्रीज टोटल अर्बन कहाँ रहती है? तो महाराष्ट्र में। उत्तर प्रदेश अकाउंट ऑफ द अबाउट 44.4 मिलियन फ्लोड बाय द तमिलनाडु 34.9 मिलियन। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। दूसरे नंबर की बात करें तो यूपी में है, तीसरे नंबर की बात करें तो तमिलनाडु में है। कई बार पेपर में यहाँ पे आपको नंबर यानी कि सीरीज में इसको आपको लगाने को भी मिल जाएगा, तो याद रखेंगे पहले महाराष्ट्र, दूसरा यूपी, तीसरा तमिलनाडु। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए पूछा गया कि दक्षिणी प्रायद्वीपीय उच्च भूमि डैश का भाग है। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि ये प्रायद्वीपीय होता क्या है। द्वीप का मतलब देखिए द्वीप सबसे पहले समझते हैं कि द्वीप का मतलब क्या है। द्वीप का मतलब मान लीजिए कि ये हमारा क्या है? ये भारत है, ठीक है, ये भारत है। भारत के अगर मान लीजिए अगर चारों तरफ से पानी होता, चारों तरफ से क्या होता? वाटर होता, पानी होता, तो हम इसको
द्वीप बोलते, लेकिन पानी इतना ही है, यानी कि नीचे इतना पानी है, नीचे इतना पानी है, बाकी इधर क्या है, लैंड है, लैंड है। तो यानी कि एक तरफ इधर पानी है, एक तरफ इधर पानी है, एक इधर पानी है, यानी कि तीन तरफ क्या है, पानी है। तो जब ये तीन तरफ पानी होता है तो इसी भूभाग को हम क्या कहते हैं, प्रायद्वीप कहते हैं। कहने का मतलब वह क्षेत्र जो तीन ओर से पानी से घिरा हो उसी को कहते हैं प्रायद्वीप। तो आप बताइए कि भारत का प्रायद्वीप कौन सा होगा? तो यहाँ पे देखिए महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, ये सारे, गोवा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ये सारे क्या हैं, प्रायद्वीपीय राज्य हैं। पेपर में ये भी पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा प्रायद्वीपीय राज्य नहीं है, मिलाने के लिए, तो ये वाला हो जाएगा। अब आता है कि उच्च भूमि का भाग है, तो यहाँ पे देखिए जो पहले क्या था कि मान लीजिए कि ये पूरा क्या था, हमारा अर्थ था, पृथ्वी था। पृथ्वी में पूरा क्या था, यहाँ पे जितने भी भाग आप देख रहे हैं, जैसे यूरोप हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, अफ्रीका हो गया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अफ्रीका, ये सभी के सभी एक ही भाग हुआ करता था, जिसका नाम था क्या, जिसका नाम था पेंजिया। क्या नाम था? पेंजिया, यानी कि पूरा भाग ऐसे था, पूरा पेंजिया। अब ये पेंजिया है ना, टूट गया दो भागों में, तो ऊपर वाला जो नाम हो गया इसका नाम है यूरेशिया, जो यानी यूरोप और एशिया मिला के हो गया यूरेशिया, और नीचे वाला हो गया क्या, गोंडवाना। इन दोनों को मिला के नाम था पेंजिया, यानी कि ये यूरेशिया हो गया, ये हो गया गोंडवाना, और दोनों को यूरेशिया, यूरेशिया प्लस गोंडवाना बराबर क्या था, पेंजिया। पेंजिया पूरा हुआ करता था, दो भाग में टूट गए, यूरेशिया और गोंडवाना में। तो जो ये गोंडवाना वाला लैंड था, यहीं से ये टूटकर यहाँ एशिया था, और एशिया में आके जाके टकरा गया। जैसे ये टकरा गया कौन से भाग का, गोंडवाना, कहाँ पर, तमिलनाडु की छोर पर, जिसके कारण हुआ क्या, जिसके कारण क्या हुआ, हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ, और यही प्रायद्वीप भी बना। यही क्या बना, प्रायद्वीप। और ये प्रायद्वीप कौन सा क्षेत्र, अभी अभी मैंने बताया, गोंडवाना। तो कौन सा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आप समझ चुके होंगे। जैसे यहाँ पे देखिए, आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे गोंडवाना लैंड वाज द सुपर कॉन्टिनेंट दैट द एग्जिस्टेड बिफोर द 550 मिलियन ईयर्स एगो, यानी कि 550 मिलियन वर्ष पहले की बात है, जिसमें was the largest piece of the continental crust of the Paleozoic era, और it cover about 2/3 of the today's continental area including the अफ्रीका, जिसमें क्या देखिए, अफ्रीका है, साउथ अमेरिका है, अंटार्कटिका है, जीलैंड, ठीक है, जीलैंडिया है, ऑस्ट्रेलिया है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, अरेबिया है। ये सभी के सभी कहाँ है, गोंडवाना लैंड का ही हिस्सा है। तो दोस्तों ये कुछ प्रश्न थे जो कि बीपीएससी के आए हुए हैं, और कहाँ से प्रश्न पूछा गया है। अगर आप आई एग्जाम एकेडमी पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मैं आपको जितने भी प्रश्न हुए हैं, चाहे वो 6 to 8 हो, या फिर जितने भी पूछा गया, प्राइमरी हो, पीआरटी हो, या टीजीटी, पीजीटी, सभी को प्रश्न मैं आपको यहाँ पे करा दूंगा, और कहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं, ताकि आगे एग्जाम जो भी आने वाले हैं आपको यहाँ से बहुत ही हेल्प होने वाला है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर इस चैनल पर नए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। बाय बाय, टेक केयर। दोस्तों शिक्षक भर्ती परीक्षा में जोड़ते हैं एक कड़ी आगे, करते हैं अगला प्रैक्टिस सेट। तो यहाँ पे ये क्वेश्चंस भर भर के पूछा जाता है कि गोभी का मरुस्थल कहाँ है, तो ये कहाँ हो जाएगा, चीन में। कई बार चीन में पेपर में नहीं दिया जाता है, यहाँ पे कॉन्टिनेंट यानी कि कॉन्टिनेंट का नाम दिया जाता है, जैसे एशिया, यूरोप, अफ्रीका, यानी गोभी मरुस्थल किस महाद्वीप में है, तो वो हो जाएगा एशिया में। या फिर अगर चीन दे रखा होगा तो चीन का ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। ये भी प्रश्न कई बार पूछा जाता है, संसार की छत यानी कि रूफ ऑफ द वर्ल्ड किसे कहते हैं, तो ये हो जाएगा पामीर की पठार को रूफ ऑफ द वर्ल्ड या संसार की छत बोला जाता है। ये कई बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है कि महाद्वीपीय बहाव का सिद्धांत किसके द्वारा विकसित किया गया है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ए, वेगनर के द्वारा महाद्वीपीय बहाव का सिद्धांत दिया गया है। महाद्वीपीय बहाव का मतलब होता है कि जैसे आपने गोंडवाना लैंड का नाम सुना होगा, जैसे गोंडवाना लैंड से ही टूटकर अफ्रीका और बाकी सारे महाद्वीप कई सारे बने हैं एक जगह से दूसरी जगह। जिस तरह से हमारे भारत में हिमालय पर्वत है, तो हिमालय पर्वत में आपने देखा होगा कि जो हिमालय पर्वत, हिमालय की श्रेणियां हैं, वो कैसे, यानी कि अफ्रीका महाद्वीप से ही जो लैंड टूटकर एशिया में जाके टकराया, जिसके कारण से क्या होगा, हिमालय पर्वत जैसे कि माउंट एवरेस्ट का निर्माण हुआ। तो वही करा, ये किसने बताया, तो एवे वेगनर ने इस चीज को बताया। इसके बारे में और थोड़ा जान लेते हैं। महाद्वीपीय बहाव का सिद्धांत कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी एल्बर्ट वेगनर के द्वारा विकसित किया गया था। वेगनर के अनुसार लगभग 20 करोड़ वर्ष पेंजिया विभाग आरंभ हुआ था। पेंजिया पहले दो बड़े महाद्वीप में पिंडों में बटे थे, एक का नाम था लॉरेशिया और दूसरे का नाम था गोंडवाना, और इन्हीं दोनों के संयुक्त भाग को क्या बोला जाता था, पेंजिया। कब, आज से 20 करोड़ वर्ष पहले। पेपर में ये पूछा जाता है कि लॉरेशिया और गोंडवाना किस भूभाग का क्षेत्र था, तो वो हो जाएगा पेंजिया।
चलिए अगला देख लेते हैं, उत्तरी व दक्षिणी भूखंडों के रूप में विभक्त हुआ यानी कि टूट गया। जो पेंजिया है वो दो भागों में टूट गया, एक लोरेशिया और एक गोंडवाना। कैसे? उत्तरी व दक्षिणी भूखंडों के रूप में। इसके बाद लोरेशिया व गोंडवाना धीरे धीरे अनेक छोटे हिस्सों में बढ़ गए, जो आज महाद्वीप के रूप में जानते हैं। कौन कौन से कितने महाद्वीप है? तो 7 है। सबसे बड़ा कौन सा है? एशिया है। एशिया के बाद अफ्रीका है, अफ्रीका के बाद नॉर्थ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, ठीक है। इसके अलावा क्या है, जैसे कि यूरोप हो गया, फिर अंटार्कटिका होगा, आर्कटिक हो गया, और सबसे छोटा जो है वो कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया है। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है, पूर्वी समुद्र की स्वामिनी का नाम क्या है? तो ये हो जाएगा पूर्वी समुद्र की स्वामिनी। पूर्वी समुद्र की स्वामिनी किसको बोलते हैं? श्रीलंका को बोलते हैं। जो श्रीलंका का राजधानी, अभी जो श्रीलंका का कैपिटल है जयवर्धनपुरे है, कोटे जयवर्धनपुरे कोटे हैं, और पहले कोलंबो था। अभी अब पाकिस्तान के बारे में बात करें तो पाकिस्तान का जो अभी कैपिटल है, राजधानी है, वो इस्लामाबाद है। भारत का जो है न्यू दिल्ली है। और बर्मा आप सभी जानते हैं, बर्मा म्यांमार का पहले नाम था बर्मा है। अगला प्रश्न है जो कि ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, करें निम्न में से कौन सा एक स्थलरूढ़ देश है? स्थलरूढ़ देश है तो वो कौन सा हो जाएगा? हंगरी। हंगरी जो है वो स्थलरूढ़ देश है, यानी कि इसके हंगरी के चारों तरफ कोई भी वाटर बॉडी, हंगरी के जो चारों तरफ है वो देश ही देश है, वाटर बॉडी नहीं है। अगला देखिए, यहाँ पे कुछ इसके बारे में डिटेल जान लेते हैं। हंगरी एक स्थलरूढ़ देश है जो कि यूक्रेन, रोमानिया, साइबेरिया, क्रोएशिया, सोल्विया, ऑस्ट्रेलिया और सोल्वेलिया के से घिरा हुआ है। बेल्जियम की सीमा उत्तर सागर से, रोमानिया और यूक्रेन की सीमा काला सागर से मिलती है। देखिए काला सागर ही को डेड सी बोला जाता है। ये एक बहुत लवणीय महासागर है, इसमें नमक की मात्रा ज़्यादा होती है। डेड सी को हिंदी में मृत सागर के भी नाम से जानते हैं, और मृत सागर में लवणता ज़्यादा होने के कारण यहाँ पे कोई भी व्यक्ति डूबता नहीं है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की सतह का वह भाग जो पानी से ढका होता है वो कितना है? जो पृथ्वी है, पृथ्वी पर पानी कितना है? तो करीब करीब 2/3 पानी ही है। कितना है? 2/3। चलिए पेपर में कई बार ये पूछ लिया जाता है कि परसेंटेज में, यानी कि कितना भूभाग पर पानी है और कितना पर लैंड है। पृथ्वी की सतह के कुल क्षेत्रफल की लगभग 29% भाग पर स्थल है। कहने का मतलब ये है कि अगर आप इस तरीके से अगर आप देखें कि ये पृथ्वी है, तो इस पृथ्वी पर वाटर जो है 29% क्या है? लैंड है, यानी कि जगह है, सरफेस है। और बाकी जो आपके पास बचा कितना? 71% है। तो 71% क्या है? पानी है। 71% पानी है। बाकी जो 29% है वो क्या है? लैंड है या फिर सतह है। इसको ये कह सकते हैं क्या है? ये सतह है। पेपर में कई बार यहाँ से प्रश्न बन जाता है। अगला प्रश्न है, गल्फ ऑफ स्ट्रीम क्या है? तो गल्फ स्ट्रीम क्या है? ये एक महासागरीय धारा है। पेपर में कई बार यहाँ पे कई जगह ये प्रश्न पूछा गया। देखिए यहाँ पे बीपीएससी ने भी इसको 3 बार यहाँ पे पूछा है। बाकी अभी एक IARI का एग्जाम हुआ था, वहाँ पे भी ये पूछा गया था इससे। बाकी रेलवे में भी कई बार इस क्वेश्चन को पूछा गया है। तो जो गल्फ स्ट्रीम है वो क्या है? एक महासागरीय धारा है, गल्फ स्ट्रीम। और ये महासागरीय कैसे धारा है? कई बार पूछ दिया जाता है, ठंडा है कि गर्म है? तो ये कौन सी है? गल्फ ऑफ स्ट्रीम क्या है? एक गर्म जल धारा है। इसके बारे में और देख लेते हैं थोड़ा डिटेल से। कह रहे कि फ्लोरिडा की धारा जब एंटलिस धारा का जल समाविष्ट कर हेंट्रास अतृप्त से आगे बढ़ती है तो वो गल्फ ऑफ स्ट्रीम के नाम से जाना जाता है। और ये कैसी धारा है? गर्म जल धारा है। पेपर में कई बार यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, जिसको ध्यान रखेंगे कि जो ये आपका जो गल्फ ऑफ स्ट्रीम है कैसा धारा है? तो गर्म जल धारा है, जो कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के पूर्वी तट के सहारे प्रभावित होता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है कि विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित है। यहाँ से कई बार पेपर में पूछा जाता है। सबसे पहला प्रश्न ये बनता है कि आखिर जो बृहत्तम विश्व में सबसे जो बड़ा डेल्टा है वो किस दो नदियों के मिलने से बनता है? तो यहाँ पे देखिए, जो एक नदी यहाँ से निकलती है चीन से, जिसको कहते हैं सांगपो, और वो यहाँ से यांगते से, और वो जाके यहाँ पे चीन अरुणाचल प्रदेश से होते हुए यहाँ गंगा नदी में मिल जाती है। और उसी को यहाँ पे असम में बाकी क्या बोलते हैं? ब्रह्मपुत्र नदी। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी की जो संयुक्त धारा होती है, उसी से जो जाके बंगाल की खाड़ी और पश्चिम बंगाल और बंगाल में जाके गिर जाती है, जिसके कारण वहाँ पे बहुत बड़ा डेल्टा का निर्माण करता है, और उसी को कहते हैं सुंदरबन डेल्टा।
और कई बार पेपर में सुंदरबन डेल्टा को पूछा जाता है कि किस आकार का है, तो ये इस त्रिभुजाकार है। त्रिभुजाकार क्यों है? मान लीजिए कि यहाँ से गंगा नदी आई और यहाँ से क्या है, ये यांगटीसी नदी यानी कि ये ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ से आया और यहाँ पे आके गिर गया। तो यहाँ से जैसे गिरेगा तो ये यहाँ से बहाव के क्या लाएगा, मिट्टी। जैसे मिट्टी लाएगा तो इस तरीके से ये मिट्टी यहाँ से गिराएगा तो यहाँ से ऊंचा बन जाता है और इसी को बोलते हैं डेल्टा। और यही क्या है, सुंदरबन डेल्टा है, जो कि बंगाल के खाड़ी में गिरती है और यहीं पे है असम और यहाँ पे है बांग्लादेश। तो आप ये समझ चुके होंगे। यहाँ पे कुछ और डिटेल जानना चाहेंगे तो आप देख सकते हैं गंगा डेल्टा, गंगेज डेल्टा विश्व की बृहत्तम डेल्टा है, यानी कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। यह बांग्लादेश एवं भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में बंगाल की खाड़ी हिंद महासागर में स्थित है और ये गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा के भी नाम से इसको जाना जाता है। पेपर में यहाँ से कई, ये आप इंपॉर्टेंट इसको मार्क कर सकते हैं, पेपर में यहाँ से कई बार क्वेश्चंस को पुटअप किया गया है। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया कि स्वेज नहर जोड़ती है, तो स्वेज नहर किसे जोड़ती है? तो यहाँ पे लाल सागर जो स्वेज नगर है, तो आप यहाँ देखिए जो स्वेज नहर है ये मानव निर्मित, देखिए ये जो स्वेज नहर है ये मानव निर्मित यानी ह्यूमन मेड नहर है, जो विश्व की सबसे बड़ी नहर है। पेपर में यहाँ पे 1 नंबर ये आप ये भी कह सकते हैं कि विश्व में सबसे मानव निर्मित सबसे बड़ा नहर कौन सा है, तो स्वेज नहर है। ये किसे जोड़ता है, तो भूमध्य सागर को और लाल सागर को जोड़ता है। इसके बारे में और डिटेल जान लेते हैं क्योंकि पेपर में यहाँ से कई बार प्रश्न बन जाता है। देखिए स्वेज नहर मिस्र के सहनाई प्रायद्वीप में बनाई गई एक विश्व की सबसे बड़ी कृत्रिम यानी कि बनाया हुआ नहर है, जो ये कब बनाया था, 1869 में। कई बार पेपर में ये पूछ दिया जाता है कि जो स्वेज नहर का निर्माण है वो कब किया गया है, तो 1869 में किया गया है। इसकी जो यहाँ पे पेपर में पूछा जाता है कि इसकी जो लंबाई है, इसकी लंबाई करीब 164 किलोमीटर है तथा वर्ष 2015 में इसकी कुल लंबाई कितनी थी, तो 193.3 किलोमीटर थी। भूमध्य सागर और मेडिटेरियन सी और लाल सागर, ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने वाले इस नहर को 1869 ईस्वी में जहाज़ों के आवागमन के लिए खोल दिया गया था। दक्षिणी सिरे पर स्वेज बंदरगाह है, जो कि उत्तरी सिरे पर पोर्ट सेड बंदरगाह स्थित है, जो कि यूरोप और एशिया के बीच दूरी काफ़ी हो गई है। इससे ये बहुत फ़ायदा हुआ है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। जो अगला प्रश्न है वो देखते हैं। अगला जो प्रश्न है यहाँ पे पूछा गया है कि पनामा नहर किसे जोड़ती है। ये भी पेपर में कई बार इसको पूछा गया है कि पनामा नहर किस, तो जो पनामा नहर है वो अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। अटलांटिक महासागर को अंध महासागर के भी नाम से जाना जाता है। इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे कई बार पेपर में इसके लिए। यहाँ पे कुछ अगर डिटेल देखना चाहें तो देख सकते हैं। पनामा नहर मध्य अमेरिका में पनामा के मध्य स्थलज को काटकर बनाई गई एक प्रमुख जहाजी नहर है। अटलांटिक महासागर को पेपर में डायरेक्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि अंध महासागर किस महासागर को बोला जाता है, तो ये अटलांटिक महासागर को, प्रशांत महासागर को जोड़ती है। 2 पॉइंट याद रखिएगा, जो ये पनामा नहर है किसे जोड़ती है, प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। जो पूर्व में संयुक्त राज्य अमेरिका को पश्चिमी तट पर स्थित सैन फ्रांसिस्को व पूर्वी तट पर स्थित न्यूयॉर्क जाने के लिए दक्षिणी अमेरिका में चक्कर लगाकर कुल 2250 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती थी, किंतु ये बन जाने से अब काफ़ी कम हो गया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए क्या पूछा है। अगला प्रश्न पूछा है क्या कि पृथ्वी की सतह से ओजोन परत की ऊंचाई क्या है। यहाँ से देखिए कई बार प्रश्न में यहाँ से देखिए पृथ्वी की सतह से ओजोन की परत की ऊंचाई कितनी है। तो यहाँ से देखिए 15 से 35 किलोमीटर तक वैसे तो नॉर्मली होती है, लेकिन यहाँ पे नहीं है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे एक ई भी दे सकता है, जो कि ई हो जाएगा 15 से 35 किलोमीटर। कई बार यहाँ पे ये भी ऑप्शन में कंसिडर किया जाता है 40 से 35 किलोमीटर। इसको देख लेते हैं कि आखिर कैसे क्या होगा आंसर। ओजोन परत समताप मंडल के निचले भाग पर 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है। कितना, 15 से 35। यूँ तो ओजोन की उपस्थिति 15 किलोमीटर से नीचे तथा 40 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक भी हो सकती है। देखिए रूप में ओजोन 15 से 35 किलोमीटर ऊंचाई पर होती है, जो कि विश्व मौसम संगठन WMO को भी एक ऐसी व्याख्या प्रस्तुत करता है।
ओजोन परत सूर्य से आने वाली, यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि ओजोन परत जो है सूर्य से आने वाली पराबैंगनी विकिरण को, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन को क्या करता है, अवशोषण कर लेता है, जिससे कि जो धरती पर जो मानव लोग रहते हैं, स्किन जो पैराबैंगनी किरणें होती है मानव जो स्किन है चर्म रोग के लिए बहुत खतरा होती है और इससे चर्म कैंसर भी हो सकता है और वो ओजोन परत हमें बचाता है। पेपर में कई बार यहाँ पे पेपर में पूछा जाता है इन किरणों से कौन सी रोग होती है, तो त्वचा कैंसर होता है। इसके अलावा पेपर में ये पूछा जाता है कि ओजोन जो है, ओजोन लेयर को मापने के लिए किस चीज़ की प्रयोग किया जाता है, तो डॉप्सन का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न जो यहाँ पे है, कह रहे कि सुंडा ट्रेंच किस द्वीप के समांतर है, तो हमारा यहाँ पे देखिए जावा में नहीं है, मालदीव में नहीं है। सुमित्रा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। यहाँ पे देखते हैं जो जावा द्वीप है वो सुंडर ट्रेंच गर्त हिंद महासागर में अवस्थित है। इसका विस्तार मुख्यतः कहाँ है, इंडोनेशिया द्वीप के सुमात्रा जावा द्वीपों के समांतर है। पहले इस गर्त को किस नाम से जानते थे, जावा गर्त के नाम से जानते थे। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे ये है कि दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। यहाँ से देखिए कई क्वेश्चंस यहाँ से बन जाएंगे, आप कोई सा भी एग्जाम दीजिएगा यहाँ से प्रश्न बनता ही है। तो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन, देखिए अगर हम उत्तरी गोलार्ध में बात करें तो उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है। अगर हम दक्षिणी गोलार्ध की बात करें तो 22 दिसंबर में सबसे बड़ा दिन होगा। कब, दक्षिणी गोलार्ध में। तो इस पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे। चलिए इसके बारे में और थोड़ा जान लेते हैं किस गोलार्ध में क्या होता है। देखिए उत्तरी गोलार्ध में शीत अयंत या विंटर सोलिस्टिक्स बोलते हैं, जो कि 21 एवं 22 दिसंबर को वर्ष का सबसे छोटा दिन होता है। कहाँ पर, विंटर सोलिस्टिक्स, या फिर ये कह सकते हैं उत्तरी गोलार्ध में। ग्रीष्म अयंत समर सोलिस्टिक्स के समय उत्तरी गोलार्ध में 20 और 21 जून को वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है। ठीक इसके विपरीत होगा, 20 से 21 जून को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होगा और 21 और 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होगा। इसको आप यहाँ पे चाहे आप स्क्रीनशॉट ले लो, यहाँ से बहुत प्रश्न आपको इसी वाले स्लाइड से देखिएगा, कहीं से भी आपको एग्जाम यहाँ से मिल जाएगा, कोई भी प्रैक्टिस सेट लगाएंगे तो। ठीक है, दोनों बात को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो वही यहाँ पे पूछा था कि दक्षिणी गोलार्ध में, तो दक्षिणी गोलार्ध में क्या हो जाएगा, 21 और 22 दिसंबर। हमें 21 नहीं था, अगर यहाँ पे देखिए 21 दिसंबर भी देता और 22, तो यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाता, इनमें से एक से अधिक। तो इस पॉइंट को आप समझ गए होंगे। अब अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए क्या है। अगला प्रश्न निकला, ठीक है, अगला प्रश्न जानने से पहले देखते हैं यहाँ पे क्या है। देखिए टकला मकान, इसको टकला मकान मरुस्थल एशिया की झिंजियांग यूबर स्वतंत्र की चीन में विस्तारित है। दक्षिण में कुनकुल पर्वत तथा पश्चिम में उत्तर में पामेर का पठार तेन्यासा पर्वत से घिरा हुआ है। ये समझ गए। चलिए अब आप इसका आंसर खुद करिए। तो इसका आंसर आप देंगे क्या होगा, टकला मकान कहाँ है, चीन में है। चलिए एक प्रश्न और कर लेंगे, फिर हम अगला वाले प्रैक्टिस सेट में करेंगे। निम्नलिखित में से किस देश में मृत सागर के साथ भूमि सीमा नहीं है, मृत सागर के साथ भूमि सीमा नहीं है। अभी आपको मैंने बताया कि मृत सागर क्या है, जिसको डेड सी बोलते हैं। इसमें लवणीय ज़्यादा होती है, जिसके कारण क्या होता है कि यहाँ पर कोई भी व्यक्ति डूबता नहीं है, नमक की मात्रा ज़्यादा होता है। देखिए लेबनान की मृत सागर के साथ भूमि सीमा नहीं है। मृत सागर का विस्तार जॉर्डन, कहाँ है, देखिए मृत सागर जो डेड सी कहाँ है, जॉर्डन में है, इजराइल में है, वेस्ट बैंक क्षेत्र में है, ठीक है, फिलिस्तीन में है। सरकार के आधिकारिक मानचित्र के अनुसार वेस्ट बैंक क्षेत्र में भी फिलिस्तीन का अधिकांश क्षेत्र सम्मिलित है। इस पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लेबनान हो जाएगा। अभी हाल ही में बीपीएससी ने प्रश्न को इसको पूछा है। दोस्तों अगर इस चैनल पर नए हैं तो कृपया आई एग्जाम एकेडमी को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और हाँ अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।